काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 37। यही कारण था कि केल चिंतित था। राउंड ने अपना छोटा पंजा केल के कंधे पर रख दिया। मानव, इसकी कीमत हजारों में है। नहीं, इसकी कीमत 10,000 सेब पाई से भी ज्यादा है। गहना तो देखो। उसका दूसरा छोटा पंजा मुकुट पर लगे रत्न की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन केल ने भौहें सिकोड़ना जारी रखा। राउंड ने असमंजस में अपना सिर इधर उधर झुकाया और बोलना जारी रखा। आपकी आभा इस मुकुट से बह रही है। मुझे यकीन है कि यह आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको कमजोर होने की जरूरत है और मजबूत होने की। आखिर मैं मजबूत क्यों बनना चाहूंगा? राउंड की बातें सुनने के बाद केल ने बड़बड़ाना जारी रखा और अपनी भौहें सिकोड़ ली। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्या तुम वैसे भी मेरे साथ नहीं रहोगे? और चोई हान, ऑन और होंग भी। ताकत के मामले में मेरे पास इतने सारे लोग हैं जिनका मैं फायदा उठा सकता हूं, तो मैं क्यों मजबूत होऊं और अपना खून बहाऊं? कोई प्रतिक्रिया न सुनने पर केल ने राउंड की ओर देखा। झिझकना। ब्लैक ड्रैगन चिल्लाने से पहले केल की निगाहों को देखकर चौंक गया। बेशक मैं यहां रहूंगा। अगर तुम मेरे बिना कहीं जाओगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। चाहे वह 4 साल का हो या 6 साल का, वह नहीं बदलता। केल ने राउंड को धक्का देकर दूर कर दिया जो बहुत करीब था, और उसने बॉक्स को बंद करके उसे अपने बैग में रख लिया। उसने मुकुट को छुआ तक नहीं। ये तो बस सामान है। कैरो किंगडम के कारोबार से निपटने और घर लौटने के बाद कैले ने यह मुकुट एरोहाबेन को दिखाने का फैसला किया। लेकिन उसके पास एक सवाल था। आम के पास यह मुकुट क्यों है? अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे पता चला कि ब्लैक स्वैम्प से मृत मैना लेने वाले लोग भी आम के सदस्य थे। केल किसी कारणवश परेशान होने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे अचानक कुछ ख्याल आया। क्या आम सचमुच मार्क्वेस को सौदे के तहत ड्रैगन जैसा विशेष जानवर देगा? वे कमीने लोग जो साम्राज्य और उत्तरी गठबंधन के साथ जुड़े हुए थे, वे रोआन साम्राज्य जैसे छोटे राज्य के एक कुलीन व्यक्ति के साथ नेटवर्किंग को क्यों महत्व देंगे? मानव, तुम इतना क्यों भौहें सिकोड़ रहे हो? तुम कुचले हुए सेब पाई की तरह दिख रहे हो। राउंड की टिप्पणी सुनकर केल की भौहें और भी अधिक तन गईं, और वह सोचता रहा, क्या होगा यदि गुप्त संगठन ड्रैगन को बड़ा होने पर ले जाने की योजना बना रहा हो? आम निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम होगा। जब उसने इस तरह से सोचा तो उसे लगा कि यह मुकुट और यहां तक कि राउंड भी शायद किसी भयावह साजिश का हिस्सा थे। केल ने झुंझलाहट में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये कमीने, मैं तो सोचता था कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं, लेकिन क्या ये उससे भी बुरे नहीं हैं? केल की धीमी बुदबुदाहट सुनकर राउंड की आंखें चौड़ी हो गईं। मानव, तुम भले ही धोखेबाज हो, लेकिन तुम्हारी नींव पक्की और अच्छी है। यह मत सोचो कि तुम बुरे इंसान हो। हाँ। राउंड की बकवास सुनकर केल ने अपनी आह रोक ली। उसने राउंड को अनदेखा किया, जो लगातार उसकी ओर देख रहा था, और दरवाजा खोल दिया। क्लिक करें। राउंड तुरंत अदृश्य हो गया और केल के अगले शब्दों से चौंक गया। इस कमरे को उड़ा दो। उड़ा दोगे? काले ड्रैगन के पंख फड़फड़ाने लगे। नहीं, ऐसा मत करो। केल ने इस जगह को नष्ट करने के बारे में सोचा, लेकिन बाद में उसका मन बदल गया। ड्यूक एस्टेट में काम करने वाले कर्मचारियों ने कोई गलत काम नहीं किया था। केल ने जोर से दरवाजा खोला। वह दरवाजे के बाहर गंदगी देख सकता था। उफ! चोई हान की म्यान से चोट लगने के बाद शेर एडरिच का कंधा मुड़ गया। ड्रोनिका ने उस क्षण का उपयोग चोई हान की ओर अपना चाबुक चलाने के लिए किया, लेकिन घिसा हुआ चाबुक आसानी से 2 टुकड़ों में कट गया। प्लॉप! कोड़े के गिरने की आवाज के बाद चीख की आवाज आए। उफ! मैं कुछ भी नहीं देख सकता। दिशा बोध खो देने के कारण एक शूरवीर जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने हाथ से जमीन को छूने की कोशिश की। उफ! हौंफना! शूरवीर ने जल्दी से अपने साथी से अपना हाथ हटा लिया जो लकवाग्रस्त होकर जमीन पर कांप रहा था। उसने उस समय हंसी जैसी म्याऊं की आवाज सुनी। म्याऊं! ऊ! शूरवीर ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। वह जहर नहीं लेना चाहता था। 5वीं मंजिल का गलियारा कोहरे से ढका हुआ था, जिसके कारण वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। हालांकि कोहरे ने कैले के लिए रास्ता बना दिया। चोई हान धीरे से कैले के बगल में उतरा और वह चल पड़ा। आप वापस आ गए हैं। इसके बाद शेर एडरिच की चीख सुनाई दी। तुमने जो सामान चुराया है उसे वापस करो। ये तुम्हारे लिए नहीं है, इन घटिया लोगों के लिए। एडरिच या ग्रोनिका के स्तर के लोगों के लिए कोहरा कोई बड़ी समस्या नहीं थी। वे कोहरे में से गुजरे और कैले और चोई हान की ओर दौड़ पड़े। एडरिच चोटों से लथपथ था, जबकि ग्रोनिका के बाएं कंधे से खून बह रहा था। केल ने चोई हान की ओर देखा। यह एक हल्का वर्कआउट था। चोई हान बिना किसी खरोंच के मुस्कुरा रहा था। यह पागल कमीना। निश्चित रूप से उसके पास मुख्य चरित्र लक्षण है।
केल ने एड्रिच की ओर देखते हुए आह भरी जो उनकी ओर दौड़ रहा था। उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और एड्रिच ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम पागल कमीने, क्या तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इसे वापस कर दो। ये कमीने उसके संगठन की योजनाओं को बर्बाद करते रहे। एड्रिच ने सोचा कि यदि उन्हें संगठन के बारे में पता होता तो वे ऐसा करने का प्रयास कभी नहीं करते। यह उसी क्षण हुआ। एड्रिच ने नकाबपोश आदमी की आंखों को अर्धचंद्राकार आकार में बदलते देखा। ऐसा लगता है कि तुम ही वह व्यक्ति हो जो मरना चाहता है। यह एक शांत आवाज थी। हालांकि उस शांत आवाज ने एड्रिच को हिलना बंद कर दिया। वेरोनिका भी चौंक गई और रुक गई। उनकी पशु प्रवृत्तियां उन्हें कुछ बता रही थीं। खतरा है, तुम मर सकते हो। वह रुकी और उस व्यक्ति को देखने लगी जो बिना खून की एक बूंद के शांति से खड़ा था। चोई हान ने भी अपनी नजर उस व्यक्ति की ओर घुमाई। केल हेनेट्यूस। उन्होंने इस आदमी में अक्सर प्रबल करिश्मा महसूस किया था। हालांकि उसने इस क्षण तक केल से आती हुई इतनी प्रबल आभा कभी महसूस नहीं की थी। एक कमजोर व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा आभामंडल किसी ऐसे व्यक्ति में कैसे आ सकता है जिसने कभी अपने जीवन के लिए संघर्ष नहीं किया या लड़ने के लिए कभी हथियार भी नहीं उठाया? चोई हान ने अपना प्रश्न अपने तक ही रखा और केल की ओर देखा। केल का मन इस समय काफी जोर से बोल रहा था। मानव, क्यों? तुम इतने मजबूत क्यों दिख रहे हो? तुम मेरे अगले पंजे जितने मजबूत दिख रहे हो, नहीं, मेरे एक पंख जितने मजबूत। केल ने राउन की आवाज को अनदेखा कर दिया क्योंकि वह बिना किसी रोक टोक के डोमिनेटिंग ऑरा का इस्तेमाल कर रहा था। उसने अपनी ओर देख रहे दो शेरों की ओर देखा और बोलना शुरू कर दिया। आप नहीं जानते कि हम कौन हैं, है ना? शेर घबरा गए। एड्रिच को याद आया कि उसने अभी क्या कहा था। पागलों, क्या तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इसे वापस कर दो। उसने घुटकी भरी सांस ली। उसके सामने खड़े नकाबपोश व्यक्ति के पास जाना मुश्किल था, ठीक उस सम्मानित व्यक्ति की तरह। शांत व्यक्ति के विपरीत एड्रिच को लगा कि उसकी उंगलियां कांपने लगी हैं। उस आदमी की सहज आवाज और निगाहें जो उसकी ओर नीचे की ओर देख रही थी, हालांकि वे दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे, ने एड्रिच पर गहरी छाप छोड़ी। तुम्हें क्या लगता है किसने तुम्हें अभी तक जीवित रहने की अनुमति दी है? केल ने लायंस की ओर देखा जो उत्तर नहीं दे सके क्योंकि वह बोलता रहा। आप उन चीजों के खतरे को नहीं जानते जिनके बारे में आप नहीं जानते। वे बातें जिनके बारे में आप नहीं जानते। ये सच था। एड्रिच को अपने सामने खड़े लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। वे उससे ज्यादा ताकतवर थे। कुछ बिल्लियां थीं जो फॉगकैट जनजाति जितनी ही ताकतवर थीं, जिसके बारे में वह जानता था कि वह बिल्लियों में सबसे ताकतवर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके सामने एक रहस्यमय आदमी था जो उसे नीचे देख रहा था। मैं अभी भी जीवित क्यों हूं? एड्रिच को धीरे धीरे उस सवाल का जवाब मिल गया। शेरों के दूसरे राजकुमार के चेहरे पर धीरे धीरे लेकिन जल्दी ही भाव बदल गए, जो डर की परिभाषा नहीं जानता था। जैसे ही उनकी नजरें फिर से एक दूसरे से मिली, नकाबपोश व्यक्ति ने बोलना शुरू कर दिया। तुम डरे हुए लग रहे हो। नकाबपोश आदमी हंस रहा था। इसके बाद वह शांत भाव से पीछे मुड़ा, लेकिन एड्रिच नकाबपोश व्यक्ति पर हमला करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। उसकी पीठ माउंट ताई जितनी बड़ी लग रही थी। चोई हान ने चुपचाप कईल को देखा जो दालान के अंत की ओर जा रहा था। कईल ने उसके पास से गुजरते हुए उसे फुसफुसाकर आदेश दिया, उस भूरे झाड़ू वाले सिर्फ घास जैसे बालों को काट दो। मुझे लगता है कि उस पर छोटे बाल अच्छे लगेंगे। उद्धरण चिन्ह ... माफ करें, चोई हान ने असमंजस में पूछा, इससे पहले कि वह केल की आंखों से नजर मिलाए, जो क्रोध और झुंझलाहट से भरी हुई लग रही थी। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझ गया, मैं काम निपटा कर आऊंगा। चोई हान ने केल को अलविदा कहा, जो राउन के उड़ान जादू का उपयोग करके दूर जा रहा था, शेरों की ओर भागने से पहले। केल ने निवास से ऊपर तैरने से पहले डरी हुई एड्रिच की आंखों को देखा। मेरे अनमोल बाल, मेरे सुनहरे बाल। एड्रिच, जिसके बाल चोई हान द्वारा काटे जाने के बाद अस्त व्यस्त लग रहे थे, जिससे फैशन की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, डर और घबराहट में चिल्लाया। केल ने एड्रिच की चीखें अपने पीछे से आती सुनी। मानव, तुम अंततः मुस्कुरा रहे हो। केल ने राउन की टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए ताली बजाना शुरू कर दिया। ताली, ताली, ताली। उसकी ताली की आवाज किसी दूसरी आवाज में दब गई। बांग। ऊंची दीवार आर्ची के मुके, पासेटन की तलवार और रोजलिन के जादू से टूट गई। कितने अद्भुत सहयोगी हैं। केल ने सेक्का एस्टेट की ऊंची दीवार को, जो करीब 1000 वर्षों से खड़ी थी, धीरे धीरे ढहते हुए देखकर ताली बजाई।
इसके बाद उन्होंने राउंड के प्रवर्धन जादू का प्रयोग करते हुए बोलना शुरू किया। निकालना। ड्यूक एस्टेट और पास के कुलीन जिले में जो आवाज सुनी जा सकती थी, उसे सुनकर हर कोई चौंक गया। आर्ची ने देखा कि ड्यूक रॉकसेक्का उसी समय वापस आ रहा है और उसने आखिरी बार उपहास किया। क्या ये दीवार 1000 साल पुरानी है? कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतनी आसानी से टूट जाती है। हा। फिर वह पीछे हट गया। उसी समय समूह के बाकी लोग भी पीछे हट गए। समूह अपने पूर्व निर्धारित भागने के मार्गों से सेक्का एस्टेट से तुरंत गायब हो गया। एक क्षण बाद संरक्षक शूरवीर क्लोपेह, जिसने आम और एस्टेट के शूरवीरों में अपने विश्वास के कारण लौटने में समय लिया था, अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। एक ही दिन में इतना कुछ हो गया। ठीक है, कौन उम्मीद कर सकता था कि ड्यूक की संपत्ति पर चोर हमला करेगा? ड्यूक की संपत्ति के बारे में बातचीत करते समय पेरुन साम्राज्य के नागरिक केवल अग्निस्तंभ की ओर देख सकते थे। जिस व्यक्ति से वे बात कर रहे थे, उसने जल्दी से जो कुछ भी वह जानता था उसे जोड़ दिया। मैंने सुना है कि वह कोई साधारण चोर नहीं था। वास्तव में मेरा चचेरा भाई वहां के एक रईस घर में काम करता है। उसने बताया कि ड्यूक एस्टेट की दीवारें और विला सब नष्ट हो गए हैं। तुम्हें लगता है कि एक साधारण चोर ऐसा कर सकता है? एगू, ये तो बहुत बड़ी बात लगती है। सचमुच, उन्होंने सेक्का एस्टेट की वाइवरन मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया। उन्होंने मूर्तियां नष्ट कर दी। कैसे? एगू, गार्जियन नाइट का घराना इस बार मुसीबत में है। एक अन्य नागरिक जो चुपचाप उनकी बातचीत सुन रहा था, उसने भी बड़बड़ाते हुए अपनी बात आगे बढ़ा दी। क्या ये सचमुच इस समय सबसे बड़ी समस्या है? ये प्रश्न सुनकर दोनों व्यक्ति चुप हो गए। उन तीनों की निगाहें भगवान के आंसुओं की झील की ओर चली गईं। वे आग का ऊंचा स्तंभ देख सकते थे। ड्यूक ने दावा किया था कि आग जल्दी ही बुझ जाएगी, लेकिन वह अभी भी जोर से जल रही थी। खंभे के आकार के कारण वह काफी दूर होने के बावजूद भी गर्म था। वास्तव में वहां इतनी गर्मी थी कि उन्हें लगा कि उनकी हथेलियां पसीने से तर हो गई हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। उद्धरण चिन्ह ... क्या ये सुरक्षित है? वह पूछ रहे थे कि क्या राजधानी सुरक्षित है। आग झील से आगे नहीं फैल रही थी। हालांकि वह अभी भी चिंतित था। इस ठंडे प्रदेश में आग बुझने वाली नहीं थी। उन्होंने पहले कभी ऐसा अग्निस्तंभ नहीं देखा था। यह अनजान आग उन्हें असहज महसूस करा रही थी। संरक्षक नाइट क्लोपेह के लिए भी यही स्थिति थी। कैप्टन निम, उसका एक अधीनस्थ क्लोपेह के पास भागा, जो एस्टेट की बहाली की परवाह किए बिना आग के खंभे को देख रहा था। ये वह अधीनस्थ था जिसे उसने पूर्वी जंगल की खोज करने का आदेश दिया था। क्या है जी, आपके हाथ में क्या है? क्लोपेह, जो पहले पूछने वाला था, क्या हो रहा है, सख्त हो गया और अपने अधीनस्थ के हाथ में मौजूद वस्तु को देखने लगा। अधीनस्थ ने अजीब भाव से बोलना शुरू किया। हमें ये पूर्वी जंगल के बीच में मिला। ऐसा लगता है कि यह उसी व्यक्ति का है जिसे आप खोज रहे थे। क्लोपेह ने अधीनस्थ से कपड़े प्राप्त किए। यह एक सफेद पुजारी की पोशाक थी। इस पर कोई शिखा नहीं थी, लेकिन फिर भी यह आलीशान और सरल था। यह ऐसी चीज थी जिसे आप कहीं भी खरीद सकते थे। हालांकि क्लोपेह के लिए इसका एक अलग अर्थ था। उन्होंने और उनके अधीनस्थ ने कुछ दिन पहले ये लबादा देखा था। सफेद बालों वाला पुजारी, ये निश्चित रूप से वही पोशाक थी जिसे पादरी क्लोपेह ने कुछ दिन पहले पहना था। संरक्षक नाइट क्लोपेह ने अपने अधीनस्थ की ओर देखा। जब आपने कुछ दिन पहले खोजा था तो यह वहां नहीं था, है ना? कुछ दिन पहले जब उन्होंने पूर्वी जंगल में खोज की थी तो उन्हें ये लबादा जंगल में नहीं दिखा था। क्लोपेह ने अग्नि स्तंभ की ओर देखा और अपना वस्त्र खोला। प्लॉप, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा उसके वस्त्र से बाहर गिर गया। क्लोपेह ने गिरे हुए कागज के टुकड़े को देखा। लेस देन, भगवान भूला नहीं है। ग्रेटर देन, उसने अपने अधीनस्थ की आवाज सुनी। आह, सिर्फ मैंने ही नोट पढ़ा। यह अजीब था, इसलिए मैं इसे तुरंत ले आया। क्लोपेह ने धीरे से कागज का टुकड़ा उठाया। उस पर और भी लिखा था, लेस देन, झील अंततः बहकर नदी बन जाएगी। ग्रेटर देन, क्लोपेह ने बोलना शुरू किया। कितना अजीब है। क्या इसे पढ़ने वाले आप अकेले हैं? हाँ सर, मुझे याद आया कि आपने हमें सावधान रहने के लिए कहा था, इसलिए सिर्फ मैंने ही नोट पढ़ा। क्या ये बहुत अजीब नहीं है? हाँ, ये सही है। खैर, बढ़िया काम है। अगर कुछ और हो तो मुझे बताइए। जी श्रीमान। अधीनस्थ ने जंगल में वापस भागने से पहले सिर झुकाया। क्लोपेह ने कागज के टुकड़े को आग की ओर फेंकने से पहले उसे जाते हुए देखा। क्रैकल, कागज आग में गायब हो गया। क्लोपेह ने धीमी आवाज में फुसफुसाना शुरू किया, लेकिन इतनी ही ऊंची आवाज में कि उसके बगल में बैठा उसका विश्वसनीय अधीनस्थ सुन सके। उसे मार डालो। उद्धरण चिन्ह ... जी श्रीमान।
विश्वसनीय अधीनस्थ को समझ आ गया कि यह उसके जीवन का अंतिम दिन था जब उसने क्लोपेह की ओर सिर झुकाया। वह नहीं जानता था कि क्लोपेह ने उसे उस आदमी को मारने के लिए क्यों कहा था, लेकिन उसका काम तो वही करना था जो उसे कहा गया था। क्लोपेह ने अपने विश्वस्त अधीनस्थ के चेहरे पर दिख रहे भाव को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वह आग के स्तंभ की ओर देख रहा था। बूम बूम बूम, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। झील अंततः बहकर नदी बन जाएगी। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। उसे मेरे परिवार का रहस्य कैसे पता चला? क्या यह आदमी सचमुच किसी देवता का दूत था? क्लोपेह का मानना था कि वह भगवान की इच्छा को प्राप्त करने वाला व्यक्ति था। केवल सेक्का परिवार के उत्तराधिकारी को ही पेरुन साम्राज्य की सच्चाई के बारे में पता चला। उसे कागज का वह दूसरा टुकड़ा याद आया जो उसे सफेद बालों वाले पादरी का पता लगाते समय मिला था। लेस देन गौरव को जारी रखने के लिए केवल एक नई किंवदंती ही बनाई जा सकती है। ग्रेटर देन। क्लोपेह स्वयं को उस किंवदंती का मुख्य पात्र मानता था। उसने आग के खंभे की ओर देखा जो आसमान तक पहुंचता हुआ लग रहा था। नागरिक एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे कि यह भगवान का क्रोध है, हालांकि नेता साम्राज्य की कीमिया पर संदेह कर रहे थे और इसकी जांच कर रहे थे। भगवान भूले नहीं हैं। क्लोपेह को उस नोट पर लिखी जानकारी याद आई जिसे उसने अभी अभी जलाया था और उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। इस तरह उसने उस वाक्य को समझा था, भगवान अपना क्रोध नहीं भूले हैं। क्लोपेह ने अपनी आंखें बंद करने से पहले अग्नि के स्तंभ की ओर देखा। वह शांत नहीं हो सका। केल ने अपनी आंखें खोली। वह वर्तमान में रोआन किंगडम में वापस आ गया था। बैठक स्थल तक पहुंचने के लिए उसे गाड़ी पर सवार होने से पहले कई टेलीपोर्टेशन मैजिक स्किल का उपयोग करना पड़ा। क्लिक करें। किसी ने बाहर से गाड़ी का दरवाजा खोला। युवा मास्टर निम, आप बहुत पतले हो गए हैं। रॉन ने केल का स्वागत किया। युवा मास्टर निम, बहुत समय हो गया। और हत्यारे फ्रीजिया, जिसने शैतान के रक्षक कुत्ते की मूर्ति बनाई थी, ने भी केल का स्वागत किया। केल ने रॉन से एक प्रश्न पूछा, क्या सभी तैयार? रोजलिन और चोई हान पहले ही निवास पर लौट आए थे। जैसी कि उम्मीद थी राउन अभी भी उसके साथ था। म्याऊ म्याऊ। होन और होन भी यहाँ थे। वे तीनों रॉन, फ्रीशिया के नेतृत्व में सूचना समूह तथा उप कप्तान हिल्समैन, जिन्हें अब तक एंटोनियो गायरे के क्षेत्र में पहुंच जाना चाहिए था, यह अगले ऑपरेशन के लिए समूह था। केल ने गियरे घराने के भावी ड्यूक तथा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की अग्रणी शक्ति एंटोनियो को परेशान कर दिया। रॉन का उत्तर केल की अपेक्षा से भिन्न था। थोड़ी समस्या थी। कोई समस्या? केल इस तथ्य का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था कि गियरे परिवार के एक जागीरदार ने एंटोनियो से निपटने के लिए अपहरण का अनुरोध किया था। लेकिन इसमें समस्याएं हैं। केल के चेहरे पर अकड़न देखकर रॉन ने धीरे से जवाब दिया, ऐसा लगता है कि वह जागीरदार अब मानव तस्करी में शामिल है। मैं ऊब गया था इसलिए मैं घूमने निकल पड़ा। केल को पता चल गया कि समस्या क्या थी। वे एक पुरानी घटना का अपने फायदे के लिए उपयोग करने आए थे, लेकिन वह जागीरदार अब कुछ पागलपन कर रहा था। केल ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया और शैतान के रक्षक कुत्ते की मूर्ति बनाने वाली मूर्तिकार फ्रीशिया से एक प्रश्न पूछा, लेकिन सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, है ना? फ्रीशिया के स्थान पर रॉन ने उत्तर दिया, हाँ सर, उन्हें मारने के लिए सब कुछ तैयार है। केल को नहीं लगा कि इस बार क्रूर हत्यारे की प्रतिक्रिया क्रूर थी। मुझे यकीन है कि आपने कुछ ऐसा तैयार किया है जिसके वे हकदार हैं। वास्तव में अनुभव गायब नहीं हुआ क्योंकि रॉन ने स्थिति के अनुसार उचित तैयारी की थी। केल ने रॉन और फ्रीशिया को, जिन्होंने सब कुछ तैयार करने में बहुत बढ़िया काम किया था, गहरे क्षेत्र की ओर जाने से पहले गाड़ी पर चढ़ा दिया। गाड़ी को फ्रीशिया के अधीनस्थों में से एक चला रहा था। इसे विस्तार से समझाओ। फ्रीजिया ने तुरंत प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। वहां एक बैरन का घराना है जो लगभग 50 वर्ष पहले गायरे डची का जागीरदार बन गया था। उस घराने का नाम कृषि था। ये वर्तमान डचेस के क्षेत्र का शासक बनने से पहले की बात है। लॉर्ड के पद के लिए अन्य उम्मीदवारों ने अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए जागीरदार घराने को शामिल किया। एंटोनियो की दादी और वर्तमान डचेस सोनाटा। ये तब हुआ था जब वह डचेस पद के लिए संभावित उम्मीदवारों में से एक थी। उस समय गैरे क्षेत्र ने कई जागीरदार परिवारों को स्वीकार किया था। कृषि परिवार उन जागीरदारों में से एक था। केल ने बोलना शुरू किया, क्या कृषि परिवार ऐसा परिवार नहीं है जो विद्वानों का परिवार होने के लिए प्रसिद्ध है? ये वही परिवार था जो 200 साल पहले ताज का प्रशिक्षक था। यही कारण था कि गेरे डची ने बिना किसी क्षेत्र या धन के ऐसे परिवार को जागीरदार के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया। युवा मास्टर निम। रॉन ने केल के प्रश्न का विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, अतीत आवश्यक रूप से वर्तमान तक जारी नहीं रहता। मुझे लगता है ये सच है।
केल सहमत हो गया। भले ही वे अतीत में विद्वानों का परिवार थे, लेकिन अब वे एक बुरे परिवार थे। ये तथ्य कि वे बच्चों का अपहरण करने के लिए लोगों को किराए पर रखते थे, ये दर्शाता है कि वे मानसिक रूप से ठीक नहीं थे। युवा मास्टर निम, ये 2 रात पहले की बात है। केल ने रॉन की ओर देखा। ये तथ्य कि रॉन पहले से ही एक सौम्य बूढ़े व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था, केल को संदेहास्पद लग रहा था। रॉन अपनी नकली लेकिन मजबूत भुजा पाने के बाद स्वस्थ दिख रहा था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, लेकिन मैं उस रात सो नहीं सका। इसलिए मैंने गहरे क्षेत्र की पिछली गलियों में हल्की सैर करने का फैसला किया। उद्धरण। क्या पिछली गलियां सचमुच टहलने के लिए अच्छी जगह हैं? केल ये प्रश्न पूछना चाहता था, लेकिन उसने स्वयं को रोक लिया। मैंने कुछ बच्चों को गाड़ी खींचते हुए झुगी झोपड़ियों के कोने की ओर जाते देखा। बच्चे? केल ने ये सुनकर कि बच्चे गाड़ी खींच रहे हैं, रॉन की ओर असमंजस से देखा। रॉन ने अपनी टिप्पणी स्पष्ट की। वे हटे कट्टे बच्चे थे जो लगभग 30 साल के लग रहे थे। उद्धरण। बफ गैंगस्टर कब बच्चों में बदल गए? रॉन बोलता रहा और केल चुपचाप बैठा रहा। वैसे भी मुझे वे बच्चे दिलचस्प लगे और मैंने उनका पीछा करने का फैसला किया। बेशक मैंने ये चुपके से किया ताकि वे मुझे नोटिस न करें। केल ने फ्रीशिया को नजरअंदाज कर दिया, जो रॉन की ओर सम्मान भरी नजरों से देख रही थी। जब मैं चुपके से उनके पीछे गया तो मैंने पुल के पास 2 घर देखे जो झुग्गियों के किनारे थे। उन घरों के तहखानों में कई लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। ट्रैक। रॉन ने अपनी उंगलियां मोड़ी तो उसके नकली बाएं हाथ की उंगलियां चटक गईं। फिर उसने धीरे से बोलना जारी रखा। वे ऐसे भयानक काम कर रहे थे जो हत्यारे भी नहीं कर सकते। मम। केल ने हत्यारे रॉन से अपनी नजरें फेर लीं। और हालांकि केल चाहता था कि रॉन मुद्दे की जड़ तक पहुंचे, रॉन मुद्दे की जड़ तक पहुंच गया। मैंने कल रात क्रिसी परिवार के एक बटलर को उन घरों में से एक में जाते हुए देखा। वे इमारतें दिन के समय झुगी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों के लिए सामान्य घर हैं। हालांकि जैसे ही सूरज ढल जाता है, वे तथाकथित परिवार कर्मचारी बन जाते हैं। फ्रीशिया जोड़ा गया। अगली सुबह तक बटलर का पीछा करने के बाद हमने बटलर की एक व्यापारी से मुलाकात की पुष्टि की। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह व्यापारी किसी ऐसे व्यापारी संघ का हिस्सा था जो दास व्यापार में सम्मिलित था। वह तेजी से बोलने लगी। मेरा एक अधीनस्थ वर्तमान में उस व्यापारी का पीछा कर रहा है। हमें जल्द ही उस व्यापारी संघ की पहचान के बारे में पहली रिपोर्ट मिल जाएगी। दूसरी रिपोर्ट के बाद हम उनकी पहचान के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे और निश्चित रूप से जान पाएंगे। टैप। केल ने रॉन की ओर देखने से पहले आर्मरेस्ट पर थपथपाया। बूढ़े आदमी को एहसास हुआ कि उसके युवा मालिक को कुछ एहसास हो गया है। केल ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। एक व्यापारी संघ अवैध रूप से लोगों को गुलाम के रूप में खरीद रहा है। वे गुलाम कहाँ जाएंगे? रोआन साम्राज्य में दास रखना अवैध था। जब तक कि क्रिसी परिवार पागल न हो जाए, वे राज्य के भीतर दासों को नहीं बेचते थे। तो फिर दासों की जरूरत किसे होगी? इसके अलावा दासों को चुपके से इकट्ठा करने के लिए व्यापारी संघ का उपयोग करने की जरूरत किसे होगी? केल को इन सवालों के जवाबों के बारे में अच्छी जानकारी थी। उद्धरण। जो कमीने दूसरों की जिंदगी खत्म करने के लिए घंटी बजाना चाहते हैं, उन्होंने घंटाघर बनाया है। माफ करें। फ्रीशिया केल की टिप्पणियों से भ्रमित हो गई, लेकिन केल ने उसे टाल दिया और बोलना जारी रखा। व्यापारी संघ संभवतः साम्राज्य से है। उद्धरण। साम्राज्य। फ्रीजिया की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उन्होंने न केवल रोआन साम्राज्य के नागरिकों को गुलाम के रूप में बेचा, बल्कि उन्हें एक विदेशी राष्ट्र को भी बेच दिया। ये केवल उन लोगों के लिए संभव था जिनके मन में कोई डर नहीं था। यह ऐसा काम नहीं था जिसे करने का साहस कोई सरदार भी कर सके। इसीलिए केल के मन में ये प्रश्न आया, क्या क्रिसी परिवार ने अपनी मर्जी से काम किया? उद्धरण। हमारी जांच से पता चलता है कि गायरे परिवार इसमें शामिल नहीं है। फ्रीजिया ने अपने होंठ चाटे और बोलना जारी रखा। कृषि परिवार को बिना किसी खास संपत्ति के एक जागीरदार के रूप में लाया गया था, लेकिन वे अनिश्चितता की स्थिति में आ गए जब सोनाटा गेरे उनके द्वारा समर्थित उम्मीदवार के बजाय डचेस बन गईं। यही कारण था कि उन्होंने अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्हें ऐसा करने के लिए धन की आवश्यकता होगी। केल ने एक और प्रश्न पूछा, क्या कृषि परिवार को पता है कि व्यापारी कहाँ से है? उद्धरण। हम उसके लिए आश्वस्त नहीं हैं। फ्रीशिया ने सावधानीपूर्वक केल से बात करना शुरू किया, जो इस बात को लेकर आश्वस्त था कि व्यापारी संघ साम्राज्य से था।
युवा मास्टर निम, हमारे पास अभी तक व्यापारी संघ के बारे में जानकारी नहीं है। क्या हम निर्णय लेने से पहले जानकारी का इंतजार कर सकते हैं? केल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह केवल आहें भरता रहा। टैप टैप। बिल्ली के बच्चे ऑन और होंग अपने पंजों से केल की जांघों को थपथपाते रहे। यह उनका कहने का तरीका था, चलो उन कमीनों को पीट पीट कर मार डालें। राउन केल के मन में बोल रहा था, गुलाम, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। राउन उन लोगों को माफ नहीं कर सकता था जो बिना कारण दूसरों को गुलाम बनाते हैं। कृषि परिवार ने कुछ ऐसा किया था जिसे ब्लैक ड्रैगन कभी स्वीकार नहीं करेगा। अपने जीवन के पहले 4 वर्ष काली गुफा में बिताने के बाद राउन को गुलामी और कारावास से घृणा हो गई। रॉन, हाँ, युवा मास्टर निम। केल ने गायरे क्षेत्र के द्वार की ओर देखा और बोलना शुरू किया। योजना में परिवर्तन। जी श्रीमान। अगली सुबह जल्दी। केल इस नर्म और आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ अपनी नींद का आनंद ले रहा था। हालांकि एक हाथ था जो उसके कंधे पर थपथपा रहा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी चिंतित माता पिता का गर्म हाथ हो। मम, केल की आंखें चौड़ी हो गईं। युवा मास्टर निम, आप उठ गए हैं। वह रॉन था। केल को इतना सदमा लगा कि वह कंबल के नीचे सिमट गया। म्याऊं, म्याऊं। बिल्ली के बच्चे उस पर हंस रहे थे। मानव, उठो, तुम देर तक नहीं सो सकते। राउन भी उसे जगाने के लिए कह रहा था। केल ने उठते समय विशेषज्ञों की इस चौकड़ी को सुना। उठने के बाद रॉन ने उसे एक चाय का कप दिया। उनके पास नींबू की चाय नहीं थी। गायरे डची उतनी बढ़िया नहीं लगती। चाय का कप उठाते समय केल के होठों का कोना फड़क रहा था। फ्रीशिया और सूचना गिल्ड के अलावा केल के समूह के सभी लोग वर्तमान में गायरे एस्टेट में रह रहे थे। यद्यपि वे कल देर रात पहुंचे थे, फिर भी वे गायरे एस्टेट में कुछ रातें बिताने में सफल रहे, क्योंकि केल ने उपकप्तान हिल्समैन को उनके आगमन की सूचना देने के लिए पहले ही भेज दिया था। यह अजीब बात होगी अगर कोई ड्यूक किसी गुजरते हुए रईस को अपनी संपत्ति में कुछ दिन बिताने की अनुमति न दे। इसके अलावा यह कोई साधारण रईस नहीं था, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो क्राउन प्रिंस का करीबी विश्वासपात्र था और जिसे साम्राज्य से पदक मिला था। कितना निराशाजनक है कि उनके पास नींबू वाली चाय नहीं है। केल खुश लग रहे थे, हालांकि उन्होंने कहा कि एक घूंट लेते समय वह निराश थे। उफ, वह फिर कराहने से खुद को नहीं रोक सका। रॉन ने धीरे से बोलना शुरू किया। हालांकि गायरे क्षेत्र को कड़वी चाय पसंद है, हो धत्तेरी की। केल ने दिन की शुरुआत कड़वी चाय के साथ की, जिससे उसकी भौहें तन गईं। जैसे ही उसने कपड़े पहने, वह तुरंत कमरे से बाहर चला गया। युवा मास्टर निम, उपकप्तान हिल्समैन केल के पीछे जाने से पहले दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे। हे, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, युवा मास्टर निम। हिल्समैन इस बारे में टिप्पणी कर रहे थे कि आज केल एक सच्चे रईस की तरह कैसे दिख रहे थे। हालांकि यह फैंसी नहीं था और सिर्फ शालीनता से शानदार था, फिर भी वह एक होनहार युवा रईस की तरह दिख रहे थे। क्या ऐसा है? अच्छा। हालांकि हिल्समैन ये देखकर चौंक गए कि केल की मुस्कान शुद्ध लग रही थी। एक शुद्ध मुस्कान। ये बात केल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मुझे लगा कि मैंने सुना है कि वह कृषि परिवार को दंडित करने जा रहा था। हिल्समैन को यह अजीब लगा कि जब रॉन ने उसे कैल की योजनाओं के बारे में बताया था, तब कैल शुद्ध और मासूम लग रहा था। उपकप्तान को अभी तक मानव तस्करी के बारे में पता नहीं था। कहाँ है? हालांकि उन्होंने केल के प्रश्न का तुरंत उत्तर दिया। कहा जाता है कि वह इस समय बगीचे में है। वह जल्दी नाश्ता करने के बाद टहलना पसंद करता है। मुझे लगता है कि हम मुख्य द्वार की ओर जाते समय बगीचे में रुक सकते हैं। केल तुरंत बगीचे की ओर चला गया। हिल्समैन रॉन को देखते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। रॉन भी कैल के पीछे पीछे चला गया और मुस्कुराया। हिल्समैन को यह और भी अजीब लगा कि बिल्ली के बच्चे कैल के साथ नहीं थे, लेकिन उसने अभी इस पर सवाल नहीं उठाया। बगीचे में पहुंचने पर केल एंटोनियो गायरे से मिलने में सफल रहे। बेशक उन्होंने इसे महज संयोग बताया। ओह, युवा मास्टर केल, क्या आपको अच्छी नींद आए? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको बगीचे में देख पाऊंगा, युवा मास्टर एंटोनियो। आपकी बदौलत मैं अच्छी नींद सो पाया। केल और एंटोनियो ने खुशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। एंटोनियो ने केल को देखा, जो एक रईस की तरह कपड़े पहने हुए था और उसके पास कुछ भी अजीब नहीं था। केल हेनेट्यूस, युवराज का घनिष्ठ विश्वास पात्र, वह व्यक्ति जिसने राजधानी में घटना को रोका, तथा वह व्यक्ति जिसने साम्राज्य से पदक पाने के लिए कुछ अद्भुत कार्य किया। उस व्यक्ति ने अपने गार्ड को पहले ही ये पूछने के लिए भेज दिया था कि क्या वह यहाँ कुछ रातें बिता सकता है। उसने कुछ और भी मांगा था। क्या हम चर्चा कर सकते हैं? बात करना।
केल, जो युवराज का करीबी विश्वासपात्र था, और एंटोनियो, जो एक अन्य राजकुमार का करीबी विश्वासपात्र था तथा राज्य के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की देखभाल करता था, के पास चर्चा करने के लिए स्पष्ट लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे थे। यह एक बहुत ही लालच भरी बातचीत होने वाली थी। एंटोनियो को लगा कि केल भी अन्य रईसों की तरह लालची था, क्योंकि उसने बातचीत करने के लिए कहा था। ये बातचीत आज रात गुप्त रूप से होगी। बेशक हम ये कर सकते हैं। क्या तुमने अभी तक नाश्ता किया है? एंटोनियो ने सहजता से बातचीत के शांतिपूर्ण विषय उठाए। उसने देखा कि केल ने एक नेक मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे पास नहीं है। अरे नहीं, तुम नाश्ता किए बिना ही टहलने जा रहे हो। तुम्हें खाना चाहिए। मैं ठीक हूँ, मैं जल्दी ही नाश्ता करने की योजना बना रहा हूँ। केल के अगले शब्दों के बाद शांतिपूर्ण बातचीत थोड़ी बदल गई। केल ने शालीनता से कहा, मैंने सुना है कि वहाँ एक मशहूर बार है, इसलिए मैं वहाँ नाश्ता करने की योजना बना रहा हूँ। माफ करें। एंटोनियो हैरान रह गया। केल ने फिर भी वही कहा जो वह कहना चाहता था, मुझे शराब पीना बहुत पसंद है। सुबह के समय शराब पीना सबसे अच्छा होता है। तब तक मैं सुबह सूप के रूप में थोड़ी बियर पीने की योजना बना रहा हूँ। हाँ, एंटोनियो को केल का मूल उपनाम याद आया। इससे पहले उसे यंग मास्टर सिल्वर लाइट कहा जाता था। कचरा केल। एंटोनियो ने केल को देखा, जो ये घोषणा कर रहा था कि वह आज घटिया व्यवहार करेगा। आज मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं पूरे दिन शराब पीने की योजना बना रहा हूं क्योंकि मैं अभी भी रिकवरी में हूं। क्या ये बढ़िया नहीं है? कहा जाता है कि केल वर्तमान में साम्राज्य में अपनी प्राचीन शक्ति का उपयोग करने के बाद ठीक हो रहा है। उसने कहा था कि वह गहरे क्षेत्र का दौरा करने का कारण गर्म दक्षिणी क्षेत्र की ओर जाते समय वहां रुकना था। लेकिन ऐसा व्यक्ति तो शराब पी रहा था। थोड़ी देर बाद एंटोनियो ने बोलना शुरू किया, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप उसके बाद भी चैट कर पाएंगे? चिंता मत करो युवा मास्टर एंटोनियो। शराब पीने के बाद बातचीत करना बहुत आसान हो जाता है। फिर मैं अभी अपने रास्ते पर चलूंगा। केल अंत तक सम्मानजनक और उचित व्यवहार करता रहा, भले ही वह बकवास बोल रहा था। एक पीला हिल्समैन और एक लापरवाह रॉन उसके पीछे चल रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं सचमुच उसे समझ नहीं पा रहा हूं। केल को जाते देख एंटोनियो के चेहरे पर उलझन की लकीरें उभर आईं। हालांकि उसकी निगाहों में थोड़ी निराशा भी थी। एंटोनियो एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों का मूल्यांकन इस आधार पर करता था कि वे कितने महान दिखते हैं। एंटोनियो के व्यक्तिगत कुलीनता पैमाने पर केल को निचले स्थान पर रखा गया था। क्या ये ठीक रहेगा? हिल्समैन ने चिंता से पूछा, लेकिन केल सुन नहीं रहा था। बार में पहुंचते ही वह तीसरी मंजिल पर चला गया। इसके बाद वह खिड़की के पास एक मेज पर बैठ गया और बहती नदी को तब तक देखता रहा जब तक उसने अपना सिर नहीं घुमाया। क्या आप ऑर्डर करना चाहेंगे? केल की निगाहें देखकर वेटर ने सावधानी से पूछा। उस व्यक्ति की शानदार शक्ल और राजसी व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि वह कम से कम काउंट तो है ही। यही वजह थी कि वेटर खुद को सतर्क रहने से नहीं रोक सका। केल ने बोलना शुरू करने से पहले मेनू की ओर देखा तक नहीं। यह एक शक्तिशाली वक्तव्य था। माफ करें। केल ने भ्रमित वेटर को अपना ऑर्डर फिर से दिया। मुझे अपनी हर तरह की शराब की बोतल दे दो। ओह, मुझे अपने सबसे महंगे स्नैक्स भी दे दो। केल के असाधारण ऑर्डर को सुनते हुए हिल्समैन की पलकें झपक गईं। जब वेटर चौंक कर चला गया तो केल ने हिल्समैन से साफ साफ पूछा, आप कहाँ देख रहे हैं? हिल्समैन ने केल की उम्मीदों के विपरीत खिलखिलाकर मुस्कुराया। तुम सच में नहीं बदले हो युवा मास्टर निम। हाँ, चुई हान यहाँ नहीं है। चलो नशे में धुत हो जाएं। हा। केल ने अपना सिर हिलाया, लेकिन हिल्समैन ने बोतल खोली और गुनगुनाने लगा। केल ने उसे अनदेखा किया और खिड़की से बाहर देखने लगा। वह गहरे क्षेत्र से होकर बहती नदी को देख सकता था। झुग्गियों को बाकी इलाके से अलग करने वाली नदी इस बार के ठीक बाहर थी। केल पुल भी देख सकता था। झुग्गियां उस पुल के ठीक आगे थीं। केल को पुल के उस पार 10 जर्जर मकान दिखाई दे रहे थे। ये वे घर थे जहां अपहृत व्यक्तियों को कैद किया गया था। योजक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम उन घरों को तोड़ देंगे। नहीं, हम उन्हें नष्ट कर देंगे। केल ने हिल्समैन द्वारा भरे गए गिलास के स्थान पर बोतल उठाने से पहले राउंड की कटु टिप्पणियों को सुना। हाँ, युवा मास्टर निम। हिल्समैन चिंतित हो गया। क्लैक। हालांकि खाली बोतल को वापस मेज पर रखे जाने की आवाज सुनकर वह होश में आया। उसने देखा कि केल का चेहरा लाल हो गया था। केल ने एक और बोतल उठाई। केल, जिसका चेहरा लाल था, भले ही वह नशे में नहीं था, ने बोतल हिल्समैन की ओर बढ़ा दी, जो उसकी ओर देख रहा था।
हिल्समैन ने ये याद करके झिझकते हुए कहा कि कैसे केल पहले बोतलें फेंकता था, फिर धीरे से उससे बोतल ले ली। केल ने सचमुच बिना कुछ कहे सारा दिन खाया पिया। जब सूरज डूबने लगा तो आखिरकार उसने कुछ कहा। हिल्समैन, हाँ, युवा मास्टर निम। गार्ड के तौर पर हिल्समैन ने 1 या 2 ड्रिंक के बाद पीना बंद कर दिया था। वह इस बात की प्रशंसा कर रहा था कि कैसे कैले का कचरा के रूप में अनुभव वास्तव में झूठ नहीं था, क्योंकि वह कैले को देखकर पूरे दिन शराब पी सकता था। केल ने फिर बोलना शुरू किया। रॉन, जी श्रीमान। रॉन, जो चुपचाप बैठा था, खड़ा हुआ और जवाब दिया। केल ने उन 2 आदमियों की ओर देखा जो उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। उसने एक खाली बोतल को सहलाया और खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देखा। वह देख सकता था कि पुल पर खड़ी फ्रीशिया उसे जलते हुए आसमान के नीचे से संकेत भेज रही थी। जैसा कि केल को उम्मीद थी, व्यापारी संघ साम्राज्य से था। चीख! केल खड़ा हुआ और बोलना शुरू किया। मैं आज ढाल का उपयोग करूंगा। माफ कीजिए, अचानक क्यों? क्या वह नशे में है? उपकप्तान हिल्समैन ने सोचा कि केल नशे में है, लेकिन केल ने मुस्कुराते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। मुझे उन्हें नष्ट करना होगा। वह 10 घरों के बारे में बात कर रहे थे। नष्ट? क्या नष्ट? हिल्समैन ने असमंजस में पूछा, लेकिन केल ने उसकी उपेक्षा की और बार से बाहर चला गया। वह बार की तीसरी मंजिल से सीधे प्रवेश द्वार तक चला गया। कई लोगों ने कैल को बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ते हुए देखा। उनमें से ज्यादातर गैरिक क्षेत्र के निवासी थे, जो ये देखकर हैरान थे कि कैल पूरे दिन शराब पीने के बाद भी बिना किसी परेशानी के चल सकता है। हिल्समैन भी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन तभी उसने केल के हाथ में एक खाली बोतल देखी और सदमे में उसके पीछे भागा। हाँ, युवा मास्टर निम, यह क्या है? कृपया पहले बोतल नीचे रखिए। वह इसके बारे में भूल गया था। वह भूल गया था कि उसके हाथ में बोतल है। स्विश! केल ने बोतल ऊपर उठा ली। हिल्समैन को 2 साल पहले हुई एक घटना याद आई। उन्हें हेनिट्यूज इलाके में गुंडों पर बोतलें फेंकने वाले कचरे की याद आई। उस समय हिल्समैन को इसके बाद की स्थिति का ख्याल रखना था। उद्धरण चिन्ह ... क्या आप नशे में हैं? माफ करें। केल ने भौहें सिकुड़ी और हिल्समैन को घूरने लगा, जिसने बोतल रॉन को सौंपने से पहले दोनों हाथ हवा में उठाए थे। रॉन, जी श्रीमान। बोतल गायब हो गई और केल बार से चला गया। रॉन ने वेटर को बोतल और केल के ड्रिंक्स का भुगतान दिया और फिर इत्मीनान से केल के पीछे चला गया। उसने स्वाभाविक रूप से वाइस कैप्टन को पकड़ना सुनिश्चित किया, जो वहां एक भावशून्य भाव के साथ खड़ा था। मिस्टर रॉन, युवा मास्टर निम क्या नष्ट करने की कोशिश कर रहा है? जब से हिल्समैन को रॉन की क्षमताओं के बारे में पता चला था, तब से वह रॉन के प्रति अधिक सम्मानपूर्ण हो गया था। एक छिपा हुआ विशेषज्ञ। रॉन के बारे में हिल्समैन की यही राय थी। मुझे यकीन नहीं है, नौकर ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। क्या वह घरों को नष्ट करने की बात नहीं कर रहा होगा? उद्धरण चिन्ह ... माफ करें। ठीक है, चलो चलें। हिल्समैन ने रॉन के साथ मिलकर केल का पीछा किया। वह केल के पास जाकर खड़ा हो गया, जो पुल के बीचों बीच खड़ा था और उसका चेहरा पूरी तरह शांत था। उद्धरण ... युवा मास्टर निम वह व्यक्ति है जो बड़े पैमाने पर काम करता है। हिल्समैन को पता था कि केल ने कई बार कहा था कि वह चीजों को हल्के में करने जा रहा है, और इस प्रक्रिया में उसने कई चीजों को नष्ट कर दिया। इसलिए वह इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसी समय उसने केल की आवाज सुनी। उपकप्तान। हाँ, युवा मास्टर निम। हिल्समैन ने केल की ओर देखा, जो बहती नदी को देख रहा था। यह एक कलात्मक दृश्य था, जिसमें लाल बालों वाली केल नदी और आकाश के बीच खड़ी थी, जो सूर्यास्त के कारण लाल हो गए थे। दिन का समय होने के कारण पुल पार करने वाले अधिक लोग नहीं थे। दरअसल झुग्गी झोपड़ियों और शॉपिंग जिले के बीच स्थित इस पुल को पार करने वाले लोगों की संख्या कभी ज्यादा नहीं थी। हिल्समैन को केल की आवाज सुनाई दे रही थी, जो इतनी धीमी थी कि केवल उसके करीबी लोग ही उसे सुन सकते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि एक कुलीन परिवार का नौकर अक्सर गरीबों के लिए भोजन लाने के लिए झुग्गी झोपड़ियों में जाता है। यह एक अप्रत्याशित कहानी थी, लेकिन उपकप्तान ने इसे सुना और जवाब दिया। कितना अच्छा बटलर है। हाँ, हालांकि वह बटलर उस घर का कर्मचारी है जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के नागरिकों का अपहरण करता है और उन्हें गुलामों के रूप में बेचता है। उद्धरण चिन्ह ... माफ करें। केल ने पुल के उस पार झुग्गियों की ओर देखा। वह बटलर झुग्गियों की ओर चला गया। वह उन 10 घरों की ओर जा रहा था, जहां नागरिकों को तहखाने में कैद किया गया है। उन्हें नष्ट करने की जरूरत है। उपकप्तान हिल्समैन को धीरे धीरे समझ में आ गया कि केल क्या नष्ट करने की योजना बना रहा था। हिल्समैन, जी श्रीमान, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?
केल ने हिल्समैन के उत्तर की प्रतीक्षा की और शूरवीर ने शीघ्र ही उत्तर दे दिया। जब भी कोई शूरवीर अन्याय देखता है तो वह कार्रवाई करता है। जब कैले ने हिल्समैन की ओर देखा तो उसने एक और बात कही। हालांकि अगर यह हमारे स्वामी से संबंधित कुछ है तो हम चाहे जो भी हो खुद को रोक लेंगे। क्या ये भी नाइट्स क्रीड का हिस्सा है? नहीं सर, ये मेरे निजी विचार हैं। एक शूरवीर तब भी कार्रवाई करता है जब वह अन्याय देखता है, जब तक कि वह उसके स्वामी से संबंधित न हो। यह अनुचित लग सकता है, लेकिन यह नाइट हिल्समैन का व्यक्तिगत सिद्धांत था। केल ने हिल्समैन के व्यक्तिगत सिद्धांतों को नकारात्मक रूप से नहीं देखा, क्योंकि हिल्समैन वह व्यक्ति थे जिन्होंने हैनिट्यूज एस्टेट में उपकप्तान के स्तर तक का सफर तय किया था, जहां सबसे पहले हमें महत्व दिया जाता था। केल ने पुल पर झुकना बंद कर दिया और बोलना शुरू कर दिया। तो फिर अब हम पीछे न हटें। जी श्रीमान। केल ने दूसरी ओर स्थित शॉपिंग जिले की ओर देखा। फ्रीजिया उसे एक संकेत भेज रही थी। ये संकेत ये बताता था कि जो लोग केल का पीछा कर रहे थे वे अपने स्वामी के पास लौट आए हैं। उनके स्वामी स्वाभाविक रूप से एंटोनियो गायरे थे। एंटोनियो केल पर कोई हमला नहीं करेगा, ऐसा कोई तरीका नहीं था। केल ने खुलेआम अपनी चाल चलने का फैसला किया था, जबकि वह जानता था कि एंटोनियो ने ऐसा किया है। केल ने एक जर्जर घर की ओर चलना शुरू किया। यह पुल के उस पार पहला घर था। 10 घर इस पहले घर से शुरू होकर एक टेढ़े मेढ़े पैटर्न में आगे बढ़ते रहे। केल पहले घर के सामने खड़ा था। नमस्ते। यार्ड के सामने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सावधानी से बोलते हुए केल की ओर देख रहा था, जो एक कुलीन व्यक्ति लग रहा था, साथ ही उसके बगल में खड़ा शूरवीर भी। उसी समय उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे, जैसे उसे केल के लाल चेहरे को देखकर एहसास हो गया हो कि वह एक शराबी रईस से टकरा गया है। केल ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से एक प्रश्न पूछा। क्या आप अकेले रहते हैं? माफ कीजिए, नहीं, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। क्या ऐसा है? केल मुस्कुराया और बोलना जारी रखा। अपने पूरे परिवार को बाहर ले आओ। माफ करें, मैं तुम्हें 10 सेकंड दूंगा। 10, 9। केल ने गिनती शुरू की। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति केल की गिनती से चिंतित हो गया, लेकिन जब उसने देखा कि केल ने टिप्पणी करने के लिए गिनती बंद कर दी है, तो वह तुरंत वहां से चला गया। मुझे लगता है कि आपको इस महानुभाव की बातें मजाकिया लगती हैं। इससे वह अधेड़ व्यक्ति तुरंत घर के अंदर चला गया। ये सब सड़क के उस पार शॉपिंग जिले की इमारतों से दिखाई दे रहा था। झुग्गियों में रहने वाले दूसरे लोग जल्दी से अपने घरों में घुस गए और अपनी फटी हुई खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए। ऐसा लगता है कि कोई पागल रईस परेशानी खड़ी कर रहा है। उन सभी को ऐसा ही महसूस हुआ। अपने परिवार को साथ लेकर आ रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को भी ऐसा ही महसूस हुआ। वह अपनी पत्नी, 2 बेटों और एक बेटी के साथ बाहर चले गए। युवा मास्टर निम, यह मेरा परिवार है। अधेड़ उम्र का आदमी कांप रहा था और उसका परिवार दयनीय लग रहा था। उसी समय काले ड्रैगन ने केल के दिमाग में बोलना शुरू कर दिया। बेसमेंट में लोग हैं, बहुत सारे, कुछ बच्चे भी हैं। काले ड्रैगन की आवाज क्रूर थी। वे सभी बहुत दुबले पतले दिखते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें भूखा रखा गया है। वे गंदे भी हैं। मुझे नहीं लगता कि वे कुछ समय से खुद को धो पाए हैं। राउन उदास स्वर में बोलता रहा। योजक चिन्ह ... अभी तक तो ये युवा लोग बेसमेंट में लोगों को पीट रहे थे। मैं उन सबको मार डालना चाहता हूँ। केल ने उन 2 बेटों और बेटी की ओर देखा जिनके बारे में उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दावा किया था कि वे उसके बच्चे हैं। उसकी नजरों ने उन दोनों को अपना सिर नीचे झुकाने पर मजबूर कर दिया, मानो वे उस रईस से डरे हुए हों। केल ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से एक प्रश्न पूछा। तो तुम सिर्फ 5 हो? मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति एक क्षण के लिए झिझका और फिर बोलना शुरू करते हुए बहुत ही सम्मानपूर्वक झुक गया। हाँ सर, मैं अपने पूरे परिवार को आपके अनुरोध के अनुसार बाहर ले आया हूँ, युवा मास्टर निम। वे उसके परिवार के नहीं हैं। वे अंदर एक दूसरे को नेता और सहायक नेता कह रहे थे। अब वे झूठ भी बोल रहे हैं। बुरे, वे बहुत बुरे हैं। राउन बिना कहे ही झूठ पकड़ने वाले के रूप में काम कर रहा था। केल ने अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ बिना किसी खास प्रतिक्रिया के देखा। उसकी इस नज़र ने अधेड़ उम्र के आदमी को, जो झुककर देख रहा था, ऊपर की ओर देखने पर मजबूर कर दिया और वह चिंतित हो गया। केल मुस्कुरा रहा था। वह पागल रईस जो नशे में लग रहा था, मुस्कुरा रहा था। मैंने अपने आप को कहाँ फंसा लिया? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दूर से कृषि बटलर को देखा, जिसने अपना सिर हिलाया, जैसे वह उस व्यक्ति से कह रहा हो कि वह स्वयं इसका ध्यान रखे। उसने उस समय उस रईस की आवाज सुनी। तो घर के अंदर कोई नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका पूरा परिवार बाहर है।
मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पता था कि दास अंदर हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह इस बात पर विचार कर रहा था कि इस कुलीन व्यक्ति को वह कैसे दिया जाए जो वह चाहता है। हालांकि कुलीन व्यक्ति केल मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की उम्मीदों से परे था। घर पुराना है, बहुत जर्जर है, केल ने सहजता से कहा, जैसे वह नदी में पत्थर फेंक रहा हो। तो मैं इसे नष्ट करने जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह ... माफ करें। अधेड़ उम्र के आदमी को सचमुच लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। हालांकि उसके सामने बैठा रईस गंभीर था। क्या बात है? मैं तुम्हें एक नया घर दूंगा। क्या कोई कारण है कि मैं इसे नष्ट न कर सकूं? अच्छा है, तुम देखो। चुपचाप खड़ा योद्धा आगे बढ़ा। वह फिर भी कुछ नहीं बोला। उसने अधेड़ उम्र के आदमी को देखते हुए अपनी तलवार को म्यान में 2 बार क्लिक किया। क्या बकवास है? ये कैसी स्थिति है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। यद्यपि यह एक जर्जर मकान था, फिर भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए यह एक अच्छा मकान था, क्योंकि यह शॉपिंग जिले के ठीक सामने था। वह अचानक इस घर को क्यों नष्ट कर देगा? यह उसी क्षण हुआ। मैं इसे 5 सेकंड में नष्ट कर दूंगा। मानव तस्कर पागल हो रहा था। हालांकि वह इस कुलीन को इसे नष्ट न करने के लिए नहीं कह सकता था क्योंकि अंदर लोग थे। अगर घर नष्ट हो जाता तो तहखाने में मौजूद गुलाम स्वाभाविक रूप से मर जाते। 5 कुलीन व्यक्ति ने गिनती शुरू की। 4 कृषि परिवार के बटलर ने अपना सिर घुमाया। 3 ये कहने का उनका तरीका था, चलो उन गुलामों को भूल जाएं। 2 हालांकि अचानक उसके मन में एक सवाल आया। ये युवा कुलीन व्यक्ति घर को कैसे नष्ट करेगा? क्या यह एक शूरवीर ऐसा कर सकता है? 1 उस प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही सामने आ गया। 0 जैसे ही ब्लैक ड्रैगन उसके मन में बोलने लगा, केल ने उल्टी गिनती समाप्त होने की घोषणा कर दी। मैंने तहखाने के साथ साथ तहखाने के प्रवेश द्वार पर भी ढाल लगा दी। हा, केल हंसने लगा। इससे मानव तस्कर भ्रमित हो गए। ऊंग तभी उन्हें एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई दी। उसी समय सरदार ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पाठ उन्होंने एक जोड़ी पंख देखे। वे एक बड़ी ढाल भी देख सकते थे। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, पंखों वाली ढाल ने घर को घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह ऐसा प्रयास कर रहा था कि अन्य लोग उस घर को न देख सकें। चांदी की ढाल। यद्यपि दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र राजधानी से बहुत दूर था, फिर भी मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति तथा दूर खड़ा बैरन का बटलर दोनों ही इस ढाल से परिचित थे। उद्धरण चिन्ह ... शायद बटलर ने एक ही व्यक्ति के बारे में सोचा। वह राज्य के प्रसिद्ध कुलीन व्यक्ति के बारे में सोच रहा था। ये वह व्यक्ति था जो अपनी ताकत या योग्यता के लिए नहीं, बल्कि अपनी न्यायपूर्ण मानसिकता के लिए प्रसिद्ध था। चूंकि वे गहरे क्षेत्र में थे जो साम्राज्य के करीब था, इसलिए बटलर के लिए नाम याद रखना और भी आसान था। उद्धरण चिन्ह ... केल हेनिट्यूस। जैसे ही उसने नाम लिया, बटलर चौंक गया। झांकना। एक तेज ब्लेड की नोक उसकी पीठ पर थी। आप हमारे युवा मालिक का नाम अपनी इच्छानुसार नहीं कह सकते। रॉन, जो नकाब पहने हुए था, ने अपने खंजर से बटलर पर हल्के से वार किया। कुछ गड़बड़ है। बटलर को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उसके विचार जल्द ही सच साबित हुए। यह युवा मास्टर निम, क्या आप सचमुच हमारा घर नष्ट करने जा रहे हैं? अधेड़ उम्र के आदमी ने मुंह बंद करने से पहले पीले चेहरे के साथ केल से बात करना शुरू किया। वह केल की आंखें देख सकता था। वह किसी नशे में धुत व्यक्ति की नजर नहीं थी। वह लाल चेहरे पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसने इस क्षण से पहले केल की आंखों की ओर देखा ही नहीं था। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति केल की ठंडी निगाहों को देखकर कुछ भी नहीं बोल सका। साथ ही भीड़ भी झुग्गी झोपड़ियों और शॉपिंग जिले से जो कुछ हो रहा था उसे देख रही थी। केल ने अंततः उस अधेड़ व्यक्ति को जवाब दिया। 5 सेकंड हो गए हैं। 5 सेकंड पहले ही बीत चुके थे। बड़ी ढाल नीचे की ओर झुकने लगी। मैं भी इसके समर्थन के लिए अपने जादू का उपयोग करूंगा। रावण के जादू से मजबूत की गई चांदी की ढाल उस घर पर गिरी जो चांदी के पंखों से घिरा हुआ था। दरार। इसकी शुरुआत छत के धीरे धीरे टूटने की आवाज से हुई। हालांकि शोर और भी तेज होने लगा। बूम। जब मकान पूरी तरह से गिर गया तो जमीन हिलने लगी। आह। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति गड़गड़ाहट से जमीन पर गिरने से पहले लड़खड़ा गया। हवा और धूल उसके चेहरे से गुजरने पर उसके चेहरे पर एक खाली भाव था। वह आधे पारदर्शी पंखों और ढाल के माध्यम से घर को जमीन पर गिरते हुए देख सकता था। मूर्ख गुलाम, जिन दासों को वह बेचना चाहता था, उन्हें घर के नीचे कुचल दिया गया। उन्हें यकीन था कि वे कुचल कर मर जाएंगे क्योंकि तहखाना बहुत ही घटिया तरीके से बनाया गया था। रहने की आवाज इतनी तेज थी कि वह उनकी चीखें भी नहीं सुन सका। मुझे क्या करना? ऐसी भयावह स्थिति कैसे हो सकती है?
यही वह क्षण था जब मानव तस्करों के माथे पर बल पड़ने लगे। युवा मास्टर केल, एंटोनियो गायरे और उनके शूरवीर अपने घोड़ों पर सवार होकर उनकी ओर आ रहे थे। केल ने अविनाशी ढाल को ऊपर उठाकर एंटोनियो की ओर देखा। एंटोनियो घोड़े से उतरा और जल्दी से केल के पास चला गया। वह भौहें सिकोड़े हुए था। आप क्या कर रहे हो? एंटोनियो कुछ काम निपटाने के लिए बाहर गया था, तभी उसने सुना कि केल नशे में है और झुग्गियों में एक घर को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा था कि केल कम से कम एक अच्छा इंसान तो है, लेकिन उसके बारे में जो अफवाहें फैली कि वह कचरा है, वे सच निकली। जरा देखिए, एक घर को नष्ट करने के बाद भी केल के चेहरे पर शांति थी। तुम मेरी अपेक्षा से भी जल्दी आ गए। मैं जल्दी आ गया। एंटोनियो ने गहरी सांस ली। हाँ, युवा मास्टर केल, क्या आप जानते हैं कि आपने अभी क्या किया? बेशक, मैंने एक घर नष्ट कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप जानते हैं कि मैं सचमुच ऐसा नहीं कह रहा था। मैंने एक मानव तस्कर का घर नष्ट कर दिया। एंटोनियो ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। पुल पर खड़े लोग, पास में खड़े शूरवीर और यहां तक कि मानव तस्कर भी कुछ नहीं कह सके। हालांकि केल को इस चुप्पी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। पाठ, उसकी चांदी की ढाल ऊपर तैरती हुई अगले घर में चली गई। जैसे ही ढाल ऊपर आए, केल नष्ट हो चुके घर के पास पहुंच गया। ये यही है, मानव, यहीं पर। केल मलबे के ऊपर एक जगह पर रुक गया। फिर उसने उस जगह को साफ करना शुरू कर दिया। हिल्समैन केल के पास गया, जो चुपचाप मलबा हटा रहा था। हिल्समैन, इस खंभे को हटाओ। जी श्रीमान। हिल्समैन ने आसानी से ऊंचे खंभे को हटा दिया। केल को अंततः जमीन पर दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा बिल्कुल ठीक था और उसमें एक भी खरोंच नहीं थी। केल नीचे झुका और दरवाजा ऊपर उठा दिया। चीख! केल ने देखा कि एक समूह के लोग तन तहखाने में बिना हिलने डुलने के लिए जगह के सिकुड़ कर बैठे थे। उन सभी के दुबले पतले चेहरों पर उलझन के भाव थे। केल ने उनकी ओर देखा और बोलना शुरू किया। अब आप सुरक्षित हैं। वह पुनः खड़ा हुआ और एंटोनियो की ओर देखने लगा। तभी एंटोनियो को एहसास हुआ कि केल की आंखें साफ थीं। युवा मास्टर एंटोनियो, ढाल ने अगले घर के ऊपर अपने पंख फैला दिए। हालात पर नजर रखे मानव तस्कर घरों से भागने लगे। केल ने उनकी ओर इशारा किया और एंटोनियो से बात करना जारी रखा। मुझे अपने शूरवीर उधार दो। एंटोनियो ने भाग रहे लोगों को पकड़ने के लिए शूरवीरों को भेजने से पहले हौंफते हुए कहा। उसने एक शूरवीर को महल की ओर भी भेजा। केल ने उसी समय एक संकेत भेजा जिसके कारण फ्रीशिया अपने अधीनस्थों के साथ अन्य घरों की ओर बढ़ने लगी। म्याऊ! ऑन और हॉर्न भी आराम से म्याऊ म्याऊ करके आगे बढ़ने लगे। उन्होंने जहरीले कोहरे से बचने के ज्यादातर रास्ते बंद कर दिए। अंत में रॉन, जिसने अभी भी मुखौटा पहना हुआ था, ने कृषि परिवार के बटलर को गर्दन से पकड़े हुए केल की ओर हाथ हिलाया। वह दुष्ट बूढ़ा आदमी! केल ने मन ही मन राउन की टिप्पणी सुनते हुए अपना सिर हिलाया। कितना निराशाजनक है। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी आ जाएगा। हमने सिर्फ एक घर नष्ट किया है। सही। केल की इच्छा थी कि एंटोनियो उसके 10 घर नष्ट करने के बाद आता। केल ने फिर बोलना शुरू किया। और एक, सच में, ठीक है, मैंने बेसमेंट के ऊपर एक ढाल लगा दी है। अपहृत लोग सुरक्षित हैं। मेरी ढाल महान और शक्तिशाली है। बूम! एक और घर नष्ट हो गया। इसे नष्ट करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि एंटोनियो इतनी जल्दी आ गया था, लेकिन फिर भी केल ने इसे नष्ट करने का फैसला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह क्रोधित था। तहखाने में उन बेजान चेहरों को देखकर उसके मन में कुछ नष्ट करने की इच्छा जागी। पाठ, केल के हाथ से निकलती चांदी की रोशनी गायब हो गई। चांदी की ढाल भी जल्द ही गायब हो गई। शाह! घर के मलबे से हवा निकलने लगी। खांसी! केल ने अपने मुंह से निकले खून को पोंछने से पहले हल्की खांसी की। इतना तो कुछ भी नहीं है। उसके शरीर पर ज्यादा बोझ नहीं था क्योंकि यह अविनाशी ढल और राउंड का जादू एक साथ काम कर रहा था। वह न तो लड़खड़ाता था और न ही खून की खांसी करता था। हालांकि किसी कारण से ढाल की ताकत और भी मजबूत होती जा रही थी। केल को हल्की खांसी और थोड़े से खून से संतुष्टि मिल गई क्योंकि हृदय की शक्ति ने उसे तुरंत ठीक करने का काम किया। राउन एक क्रूर भाव के साथ अपने पंख फड़फड़ा रहा था, लेकिन केल ने फिर भी लापरवाही से अपना सिर घुमाया क्योंकि वह उसे नहीं देख पा रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। युवा मास्टर केल, उसने एंटोनियो गायरे से नजरें मिलाईं। एंटोनियो अकड़ गया था। उसी क्षण केल ने बोलना शुरू कर दिया। क्या हम बात करेंगे? बेशक, चर्चा का विषय, साथ ही चर्चा की शुरुआत और समाप्ति, सब कुछ केल पर निर्भर था। एंटोनियो गायरे ने चारों ओर देखा। वह दूर से ही इलाके के सैनिकों को तेजी से आगे बढ़ते हुए देख सकता था। पुल के उस पार शॉपिंग जिले में नागरिक भी खड़े थे।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन उनके कान खुले हुए थे। युवा मास्टर निम, गार्ड कैप्टन और प्रशासक एंटोनियो के पास पहुंचे। केल ने एंटोनियो को एक कागज का टुकड़ा दिया। उस पर कुल 10 घर अंकित थे। ये वे घर हैं जहां मानव तस्करों ने लोगों को कैद कर रखा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बहुत बहुत धन्यवाद युवा मास्टर कैले। एंटोनियो को यह देखकर यकीन हो गया कि केल उसकी ओर स्पष्ट रूप से देख रहा है। ये व्यक्ति नशे में बिल्कुल भी नहीं था। उसने स्पष्ट रूप से स्पष्ट मन से इस योजना को आगे बढ़ाया था। केल ने उसे एक और दस्तावेज सौंपा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये शिखा। एंटोनियो ने दस्तावेज के शीर्ष पर शिखा देखी। ये बैरन क्रिसी का शिखा था, जो गहरे परिवार के जागीरदारों में से एक था। एंटोनियो की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। फिर उसने देखा कि एक व्यक्ति को वाइस कैप्टन हिल्समैन घसीट कर ले जा रहा है। ये क्रिसी परिवार का बटलर है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। युवा मास्टर केल। एंटोनियो ने लगभग कराहते हुए केल को पुकारा। उसके दिमाग में एक भयानक विचार चल रहा था। इस बात की पूरी संभावना थी कि यह विचार हकीकत बन जाए। युवा मास्टर एंटोनियो। केल एंटोनियो के पास गया। उसने एंटोनियो की ओर देखा, जो उसे कठोर भाव से देख रहा था, और बोलना शुरू किया। मुझमें गोलमोल बातें करने की प्रतिभा नहीं है। एंटोनियो को लगा जैसे उसका मुंह सूख रहा है। मासूम सा दिखने वाला रईस, बेवकूफ सा दिखने वाला रईस जिसने कहा था कि वो शराब पीने जा रहा है, वो व्यक्ति अब उसके सामने नहीं था। उनके सामने खड़ा यह व्यक्ति कैले हेनिट्यूस था, जो युवराज का अत्यंत करीबी विश्वासपात्र माना जाता था। मैंने ये काम जानबूझकर चुपचाप नहीं किया। केल ने एंटोनियो और गायरे एस्टेट को ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी। उसने ये सब जानबूझकर सबके सामने किया था। इसके पीछे एक छिपा हुआ मतलब भी था। यदि कैले ने ये जानकारी गायरेस को पहले ही दे दी होती, तो वे चुपके से सब कुछ संभाल लेते। ये गायरे एस्टेट के लिए बेहतर होता। वे इस तथ्य को छिपाने में सफल रहे होंगे कि इस तरह के अत्याचार गायरे क्षेत्र के केंद्र में हुए थे, जहां गायरे कैसल स्थित था। हालांकि अब इस मुद्दे को चुपचाप निपटाना असंभव था। क्यों? एंटोनियो ने कैल के कार्यों पर सवाल उठाया। अगर कैल ने इस बात का फायदा उठाया होता कि वह इस घटना को गुप्त रखेगा, तो उसके पास कैल की किसी भी शर्त को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। एंटोनियो ने देखा कि केल का मुंह खुलने लगा है, मानो वह इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हो। केल ने ये काम जानबूझकर खुलेआम किया था। इसका एक कारण था। मुझे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र चाहिए, युवराज। एंटोनियो को अचानक उस व्यक्ति के बारे में ख्याल आया। हालांकि केल ने और कुछ नहीं बताया। मुझे यकीन है कि आप अभी व्यस्त हैं, इसलिए बाद में बात करते हैं। केल एंटोनियो के पास से चला गया और इत्मीनान से महल में लौट आया। एंटोनियो ने केल को देखा, जो दूर जा रहा था, फिर उसने आह भरी और पीछे मुड़ गया। कुछ शूरवीर मेरे साथ अभी कृषि एस्टेट में आएंगे। एंटोनियो को पहले इस अचानक आए तूफान का ध्यान रखना था। केल ने रॉन से पूछा, जो चुपके से उसके पास आ गया था। वे मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं, है ना? हाँ, युवा मास्टर निम। युवा मास्टर एंटोनियो पहले इस घटना को सुझाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वह अधिकारपूर्ण है और व्यक्ति की योग्यता पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन कम से कम उनकी नींव ठोस है। केल ने एंटोनियो के चरित्र के बारे में निर्णय लिया और फिर धीरे धीरे महल की ओर वापस चला गया ताकि लोग उसे देख सकें। मुझे ऐसा करना होगा ताकि अधिक लोग इसके बारे में बात करें। केल को उम्मीद थी कि इस घटना से दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का प्रभाव कुछ कम हो जाएगा। वसंत ऋतु में उत्तर में अराजकता होगी, तो क्या कम से कम दक्षिण में शांति नहीं होनी चाहिए? दक्षिण पूर्व में चहल पहल होगी, क्योंकि वे विपर किंगडम की सीमा पर हैं, जिस पर कमांडर टूनका का शासन है। वे शायद इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं टूनका फिर से कोई पागलपन न कर दे। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। ये तथ्य कि टूनका इन दिनों चुप है भी अजीब है। साम्राज्य के साथ युद्ध के बाद टूनका शांत हो गया था। केल ने फिलहाल इस बारे में चिंता न करने का निर्णय लिया। मुझे भूख लगी है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह भूखा था। हृदय की शक्ति समाप्त होने के बाद उसे भूख लगी। केल थोड़ा तेज चलने लगा। युवा मास्टर निम, कृपया आज रात का भोजन भरपूर मात्रा में करना सुनिश्चित करें। हाँ, मैं करूंगा। बुरी बात यह है कि बीक्रोक्स यहाँ नहीं है। केल ने रॉन को जो भी मन में आया उसका उत्तर दिया। रॉन के अगले शब्द सुनने के बाद उसने रॉन की ओर देखा। युवा मास्टर निम, मुझे आप पर बहुत गर्व है। केल की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। ये रॉन से बिल्कुल विपरीत था, जिसके चेहरे पर हमेशा सौम्य मुस्कान रहती थी। केल को ये बात भूली नहीं थी कि बटलर की गर्दन को कसते हुए रॉन पहले कितना खुश दिख रहा था। वह काफी समय से सबसे ऊर्जावान दिख रहा था।
कोई यह भी सोच सकता है कि वह फिर से जवान हो गया है। कितना डरावना बूढ़ा आदमी है। केल ने धीरे से रॉन से आधा कदम दूर हटकर महल की ओर दौड़ लगाए। रॉन ने केल को अपने से दूर जाते हुए देखा और फिर खुद से कुछ बुदबुदाया। वह कभी नहीं बदलता। युवा मालिक जो अब एक पूर्ण विकसित पिल्ला बन चुका था, नहीं, युवा मालिक जो बाघ बन चुका था, अभी भी अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित करना नहीं जानता था। म्याऊ म्याऊ। रॉन ने दो बिल्ली के बच्चों को उठाया जो चुपके से उसके पास आए और केल के पीछे पीछे चलने लगे। एंटोनियो गायरे ने आधी रात को गलियारे से गुजरते हुए खिड़की से बाहर देखा। गिरेरे महल के अंदर मशाले लेकर कई लोग घूम रहे थे। उसने इन लोगों को देखा जो तत्परता से आगे बढ़ रहे थे और अपनी दादी डचेस सोनाटा के बारे में सोचा। केल हेनिट्यूस, पता लगाओ कि वह और उसके पीछे बैठा राजकुमार क्या चाहता है। उसने काफी समय बाद पहली बार अपनी दादी के चेहरे पर गुस्सा देखा था। वह क्रोध स्वयं पर ही था। ट्रेसी परिवार, केल के रक्षक नाइट द्वारा लाए गए दस्तावेजों तथा बैरन की संपत्ति पर धावा बोलकर प्राप्त की गई जानकारी ने डचेस को काफी सिरदर्द दे दिया। पागल कमीना, एक कुलीन व्यक्ति दास व्यापार में शामिल था। हालांकि उसके पास अभी तक विस्तृत जानकारी नहीं थी, लेकिन यह अकेले ही गायरे परिवार को शर्मिंदा करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा नागरिकों ने ये सब देखा था। इसमें निश्चित रूप से राजा की ओर से दंड, नागरिकों का विश्वास खत्म होना तथा अन्य कुलीनों की ओर से निर्णय आना शामिल था। इन सब बातों से एंटोनियो को भी सिरदर्द हो रहा था। हालांकि उसे आज रात केल हेनिट्यूस से मिलना था। ये वह पहाड़ था जिस पर उसे अभी चढ़ना था। बेशक असली पहाड़ जिस पर उसे चढ़ना था वह था युवराज, क्योंकि केल हेनिट्यूस युवराज के लिए काम कर रहा था। राजकुमार अल्बेरू वह राजकुमार था जो अगला राजा बनने के लिए तैयार था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इसे जाने दे। और केल हेनिट्यूस भी एक कुलीन व्यक्ति है। वह अपने फायदे के लिए हमें ब्लैकमेल करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। एंटोनियो ने कई लालची लोगों को कुलीनता की आड़ में छिपे देखा था। वह जिस किसी से भी मिला था वह सब इसी तरह का था। यही कारण था कि उसने हमेशा एक सच्चे कुलीन व्यक्ति की तरह रहने की पूरी कोशिश की थी। वह किसी को भी उसके खिलाफ कुछ भी इस्तेमाल करने का मौका नहीं देना चाहता था। यही कारण था कि वह लोगों को अपनी योग्यता के आधार पर रैंक करता था। इससे उनके साथ व्यवहार करना आसान हो जाता था। एंटोनियो ने अतिथि स्वागत कक्ष के बाहर शोर मचाया। इससे केल हेनिट्यूस के रक्षक शूरवीर ने झुककर उसका अभिवादन किया। एंटोनियो ने दरवाजे की ओर इशारा किया और हिल्समैन ने सावधानी से दरवाजा खटखटाया। युवा मास्टर एंटोनियो आ गए हैं। कृपया उसे अंदर आने के लिए कहो। केल की आवाज सुनकर एंटोनियो ने गार्ड नाइट को रोका और खुद ही घुंडी घुमा दी। मैं अपनी मदद खुद कर लूंगा। एंटोनियो ने दरवाजा खोला। ये पहली बार था जब उन्हें अपने अतिथि स्वागत कक्ष में जाने में घबराहट महसूस हुई। क्या ऐसा महसूस होता है जब आपकी कमजोरी को कोई और समझ लेता है? मैं ये जानने को उत्सुक हूं कि वह मुझसे क्या मांगेगा। आखिर केल हेनिट्यूस उससे क्या मांगेंगे? एंटोनियो को इसी बात की जिज्ञासा थी, लेकिन उसने सोचा कि केल को सबसे ज्यादा सत्ता की जरूरत होगी ताकि वह क्राउन प्रिंस का समर्थन कर सके। इसलिए वह दरवाजे से अंदर जाते समय घबराया हुआ नहीं लग रहा था। चीख! जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि केल हेनिट्यूस खिड़की से बाहर देख रहा था। गियरे परिवार के वारिस एंटोनियो को ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी की पीठ देखे हुए काफी समय हो गया हो। निराशा और झुंझलाहट उसके मन में भर गई। युवा मास्टर एंटोनियो, केल ने उसे पुकारा और उसी क्षण धीरे से मुड़ा। फिर उसने सहज स्वर में पूछा, क्या लोग ठीक हैं? एंटोनियो, जो अंदर जा रहा था, अचानक रुक गया। उसने केल की ओर देखा, जिसने एक बार फिर पूछा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एंटोनियो उसका सवाल नहीं समझ पाया था। क्या अपहृत लोग ठीक हैं? उद्धरण चिन्ह ... मैंने नहीं सोचा था कि आप ऐसा सवाल पूछेंगे। माफ करें। केल ने एंटोनियो की ओर देखा, जो उलझन में खुद से ही कुछ बुदबुदा रहा था। ये सुनकर एंटोनियो ने दरवाजा बंद करने से पहले आह भरी। हम उन सभी को बचाने में कामयाब रहे। ये राहत की बात है। एंटोनियो ने देखा कि केल की बातें सुनने के बाद वह मुस्कुराने लगा और फिर अपने स्थिर भाव में लौट आया। इससे एंटोनियो को अजीब महसूस होने लगा। क्या नागरिकों के बारे में पूछना गिरे परिवार को अपने पक्ष में झुकाने के लिए एक रणनीतिक कदम था? या क्या कैले सचमुच चिंतित था? मुझे लगता है कि मैं हमारी बातचीत के आधार पर इसका पता लगा लूंगा। कैले हेनिट्यूस उससे जो पूछेगा उसके आधार पर सब कुछ पता चल जाएगा। एंटोनियो के पास अभी बहुत सारे काम थे, लेकिन उसने अपना शांत स्वभाव नहीं खोया। वह सोफे पर बैठ गया और केल के लिए दूसरी तरफ इशारा किया। हालांकि केल शांत नहीं बैठा।
मुझे यकीन है कि आप क्षेत्र के काम में व्यस्त हैं, इसलिए मैं इसे छोटा ही रखूंगा। केल बिना किसी कारण के इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। मैंने पहले ही कहा था कि मैं गोल मोल बातें करने में माहिर नहीं हूं, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। वह क्या मांगेगा? एंटोनियो सोफे पर आराम से झुका हुआ था, लेकिन जब वह केल की ओर देख रहा था तो उसकी पीठ अकड़ गई थी। केल ने अपनी जेब से एक दस्तावेज निकाला और मेज पर रख दिया। क्लैक, ये कागज का एक मोटा ढेर था। क्या ये उसकी शर्तें हैं? एंटोनियो के दिमाग में यह विचार आते ही केल ने बोलना शुरू कर दिया। यह एक दस्तावेज है जिसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे कृषि परिवार ने अतीत में एक बच्चे का अपहरण करने के लिए एक हत्यारा गिरोह को काम पर रखा था। एंटोनियो का चेहरा कठोर हो गया। दास व्यापार ऐसा नहीं था, इसमें और भी कुछ था। केल हेनिट्यूस के पास 2 कार्ड थे और एंटोनियो को अभी अभी दूसरा कार्ड मिला था। वह देख सकता था कि केल उसकी ओर मुस्कुरा रहा है। मैंने पहले नागरिकों के सामने यह बात साझा नहीं की थी। ये बात सिर्फ मुझे ही पता है। एंटोनियो ने अपने हाथों से अपनी आंखें साफ की। इस एक दिन ने उसे काफी थका दिया था। उद्धरण चिन्ह ... मैं बात को घुमा फिराकर कहने में भी माहिर नहीं हूं। नहीं, मेरे पास ऐसा करने का समय है। उन्होंने केल से मुद्दे पर आने को कहा। तुम क्या चाहते हो? क्लैक। हालांकि जवाब देने के बजाय कागजों का एक और ढेर मेज पर फेंक दिया गया। एंटोनियो ने कागजों के ढेर की ओर देखा। यह उस व्यापारी संघ के बारे में जानकारी है जिसे कृषि परिवार ने दास बेचे थे। एंटोनियो ने अपनी कराह रोक ली। उसने सोचा था कि केल अपने न्यायपूर्ण कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन केल ने उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक सावधानी बरती। केल के पास ऐसी जानकारी थी जो ड्यूक एस्टेट के पास नहीं थी, क्योंकि घटना आज ही हुई थी। एंटोनियो के पास केल द्वारा घसीटे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। केल के अगले शब्द सुनकर एंटोनियो लगभग बेहोश हो गया। ये साम्राज्य का एक व्यापारी संघ है। एंटोनियो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उद्धरण ... वह पागल कमीना, वह बैरन कृषि को गाली देने से खुद को नहीं रोक सका। उसने न केवल अपने साथी नागरिकों को गुलाम बनाया, बल्कि उन्हें साम्राज्य के एक व्यापारी संघ को बेच भी दिया। राज्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना किसी व्यक्ति के लिए भी मुश्किल था, लेकिन उसने उन्हें तस्करी करके एक विदेशी राष्ट्र में पहुंचा दिया। यदि यह बात बाहर आ गई तो ये गायरे परिवार के लिए बुरा होगा। एंटोनियो को इस बात का आभार महसूस हुआ कि केल ने ये जानकारी सबसे पहले उन्हें दी। हालांकि साथ ही उसे घुटन भी महसूस हुई। उसकी कमजोरी पूरी तरह समझ ली गई थी। एंटोनियो, ये तथाकथित रईस अपने लालच के लिए एक दूसरे को चाकू मारने को तैयार रहते हैं। इसलिए तुम्हें तलवार चलाना भी आना चाहिए। उसे अपनी दादी की बातें याद आ गईं। इस समय उसकी गर्दन पर तलवार लगी हुई थी। वह बहुत ही खराब स्थिति में था। युवा मास्टर एंटोनियो ने अपनी आंखें खोलीं। उसने कैले हेनिट्यूस की ओर देखा। कृपया दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के द्वार की रखवाली करें। क्या? केल के मुंह से एक अप्रत्याशित कहानी निकल रही थी। वह केल की नजरों से बच नहीं सका। कृपया ऐसा करें कि साम्राज्य का कोई व्यापारी संघ हमारे रोअन साम्राज्य में आकर फिर से ऐसे भयानक काम करने की हिम्मत न कर सके। केल को गायरे परिवार से बस यही चाहिए था। उन शापित चूहों में से एक को भी अंदर मत आने दो। केल चाहता था कि एंटोनियो ऐसा करे कि जब उत्तर में युद्ध चल रहा हो तो साम्राज्य रोअन साम्राज्य पर हमला न कर सके। द्वारपाल के रूप में कृपया गायरे परिवार से दक्षिण पश्चिम द्वार को सुरक्षित रखने को कहें। एंटोनियो को महसूस हो रहा था कि जैसे ही वह केल की दृढ़ निगाहों में देख रहा था, उसके हाथ सुन्न होने लगे। यही तो मैं तुमसे चाहता हूं। केल का अनुरोध था कि गायरे परिवार अपना काम ठीक से करे। एंटोनियो घबराए बिना न रह सका। केल उससे केवल इतना ही कह रहा था कि वह एक कुलीन व्यक्ति के रूप में अपना काम ठीक से करे। हालांकि एंटोनियो को लगा जैसे वे शब्द बहुत भारी थे। उसने पहले कभी किसी महानुभाव को इतनी स्पष्ट बात के लिए इतनी ईमानदारी से कामना करते नहीं देखा था। शराब, कचरा, लालच। उसके दिमाग में एक साथ कई शब्द तैरने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने केल के बारे में गलत धारणा बना ली थी। ये व्यक्ति अलग था। उसे न तो सत्ता चाहिए थी और न ही कोई लालच। वह कोई नकली व्यक्ति नहीं था जो कुलीन होने का दिखावा कर रहा था। उद्धरण चिन्ह ... युवा मास्टर केल। और हालांकि केल ने बोलना अभी समाप्त नहीं किया था। जब राज्य मांगेगा। युवराज कुछ और भी चाहते थे। कृपया द्वार खोलें। साम्राज्य 4 राज्यों और एक पशु जनजाति के गठबंधन के लिए खड़ा नहीं होगा। ये ही हम चाहते हैं। इसके बाद केल ने बात करना बंद कर दिया। महान। एंटोनियो ने केल की ओर देखा और सोचा कि यह एक सच्चा रईस है।
एंटोनियो, जो भी एक सच्चा रईस बनना चाहता था, ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अतिथि स्वागत कक्ष में सन्नाटा छा गया। एंटोनियो ने अपनी बंद मुट्ठियों को धीरे धीरे खोलने से पहले नीचे देखा। वह अपनी खाली हथेली देख सकता था। इस बातचीत के माध्यम से उसे अपने बारे में कुछ पता चला। उसने ऐसा क्यों सोचा कि केल हेनिट्यूज उसके लिए कुछ लेना चाहता था या उसका फायदा उठाना चाहता था, जबकि उसने तो केवल बातचीत करने के लिए कहा था। एंटोनियो को लगा जैसे उसकी खाली हथेली में कोई मुखौटा है। उस मुखौटे का नाम था नोबल। उसने भी नकली नोबल मुखौटा पहना हुआ था। उसने बोलना शुरू किया, दरवाजे खोलने से आपका क्या मतलब है? प्रश्न पूछते समय एंटोनियो की घबराहट स्पष्ट दिखी। जब राज्य मांगे तो साम्राज्य के द्वार खोल दो। अगर आप इसे गलत तरीके से समझते हैं तो यह एक बहुत ही खतरनाक घोषणा थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि रोआन साम्राज्य ने साम्राज्य के खिलाफ तलवार उठाई है। युवा मास्टर एंटोनियो। हालांकि केल ने एक प्रश्न के साथ जवाब दिया, क्या आप चिंतित हैं कि महामहिम युवराज साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ना चाहेंगे? ये वास्तव में मामला था। क्राउन प्रिंस शायद साम्राज्य या किसी दूसरे विदेशी देश के खिलाफ युद्ध करना चाहता हो। एंटोनियो को इसी बात की चिंता थी। एंटोनियो देख सकता था कि केल के होंठ का एक कोना थोड़ा ऊपर उठ गया था। मुझे लगा कि मैं बहुत स्पष्ट था। केल ने एक बार फिर अपने शब्द दोहराए, जब राज्य मांगेगा। युवराज नहीं, बल्कि राज्य। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि एंटोनियो को अभी तक इस अंतर का एहसास नहीं हुआ था। केल को एहसास हुआ कि एंटोनियो को ये बात समझ आ गई है, जिसके बाद उसने यह बात आगे बढ़ाई। गेरे परिवार जो राज्य के लिए काम करता है, उसे पता होना चाहिए कि मेरा क्या मतलब है ना? राज्य के लिए काम करता है। एंटोनियो के दिमाग में ये शब्द घूम रहे थे। उसी समय उसका चेहरा गंभीर हो गया। एक ऐसी स्थिति जहां पूरा रोआन साम्राज्य चाहेगा कि वे साम्राज्य के द्वार खोल दें। इसका मतलब ये होगा कि साम्राज्य ने कुछ भयानक काम किया था जिसे रोआन साम्राज्य आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता था। राज्य का मतलब था कि ताज, कुलीन लोग और नागरिक सभी इसे चाहते थे। उद्धरण। साम्राज्य ने क्या किया? गेरे परिवार दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के लिए जिम्मेदार था, जो साम्राज्य के सबसे करीब था। हालांकि वह परिवार का उत्तराधिकारी था, एंटोनियो यह नहीं समझ पाया कि साम्राज्य ने ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए क्या किया होगा। जब उन्हें एहसास हुआ कि जानकारी का अभाव एक गंभीर मुद्दा है तो उन्होंने केल को बुलाया। युवा मास्टर केल, खुद ही इसका पता लगाओ। एंटोनियो केल के उत्तर को सुनने के बाद जो रेखा खींच दी गई थी, ये पूछ नहीं सका कि साम्राज्य ने क्या किया। वह इस बारे में कुछ नहीं कह सका। केल के हाथों में अपनी कमजोरी के कारण उसे बिना कोई सवाल पूछे जो भी कहा जाता था उसे करना पड़ता था। इसके अलावा गेरे परिवार के लिए यह उचित था कि वे खुद ही पता लगा ले कि क्या ये साम्राज्य द्वारा किया गया कुछ ऐसा था जो राज्य से संबंधित था, या तो वह स्वयं इसकी जांच करे या फिर कोई दूसरा विकल्प हो। उद्धरण। मैं महामहिम युवराज से पूछूंगा। उसे पूछने के लिए ड्यूक स्तर से ऊपर जाने की जरूरत थी। एंटोनियो ने केल की ओर देखा, जिसने उसके उत्तर को स्पष्ट उत्तर के रूप में स्वीकार कर लिया और साम्राज्य की गुप्त जांच करने तथा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की रक्षात्मक गतिविधियों को एक बार फिर से अंजाम देने का मन बना लिया। यही वह प्रतिक्रिया थी जो केल चाहता था। वह चाहता था कि एंटोनियो सावधान रहे। वह ये भी चाहता था कि एंटोनियो साम्राज्य की गुप्त रूप से जांच करे। इसके अलावा एंटोनियो को केवल सत्ता की चाहत के बिना राज्य में होने वाली घटनाओं में भी दिलचस्पी होगी। केल के लिए यह फायदेमंद होगा अगर राज्य के एक क्षेत्र में सत्ता रखने वाला कोई कुलीन व्यक्ति इस तरह का व्यवहार रखे। केल कुर्सी पर बैठ गया और एंटोनियो से नजरें मिलाईं। मुझे आशा है कि आप इस पर विचार करने के बाद सही निर्णय लेंगे। केल अब और बात नहीं करना चाहता था। सभी अनुरोध सर्वोत्तम होते हैं यदि उन्हें संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाए। बेशक इस प्रक्रिया में वह एंटोनियो को धमकी देना नहीं भूला। ये सभी दस्तावेज प्रतिलिपियां हैं। मेरे पास मूल दस्तावेज हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप ये भूले बिना अपना निर्णय लेंगे कि आपकी कमजोरी अभी भी मेरे हाथों में है। हाँ, एंटोनियो ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। इस हरकत से केल की भौहें तन गईं। एंटोनियो धमकी मिलने के बाद मुस्कुरा रहा था। उद्धरण। यह अजीब है। उसने सोचा कि एंटोनियो ने उसे समझ लिया है, लेकिन गुस्सा होने के बजाय एंटोनियो के चेहरे पर मुस्कान थी। वह क्यों मुस्कुरा रहा है? एंटोनियो को राहत मिली जबकि केल उलझन में था। दादी ने जो कुछ कहा वह सब सही नहीं है। एक कुलीन व्यक्ति जो राज्य की ओर से कुछ मांगने के लिए आपकी कमजोरी का उपयोग करता है, वह एक सच्चा कुलीन व्यक्ति है। एंटोनियो को लगा जैसे ऐसे सच्चे कुलीन व्यक्ति से मिलने के बाद उसके मन में कुछ साफ हो गया हो।
आप एक महान युवा मास्टर हैं केल। बिल्कुल, लेकिन केल देख सकता था कि एंटोनियो ने उसे ठीक से समझ लिया था। मुझे लगता है कि मैं उनके मानदंडों पर खरा उतरता हूँ। एंटोनियो ने उसे कुलीन कहा था, इसका मतलब ये था कि एंटोनियो की उसके बारे में बहुत अच्छी धारणा थी। बाकी का ध्यान युवराज रखेंगे। जैसे ही केल दस्तावेज सौंपेगा, युवराज को पता चल जाएगा कि एंटोनियो को कैसे काबू में रखना है। केल को संतुष्टि महसूस हुई कि चीजें योजना के अनुसार हुई। हालांकि कुछ ऐसा हुआ जो उनकी उम्मीद से थोड़ा अलग था। मुझे पता है कि आप व्यस्त हैं, इसलिए मैं अब चलता हूं। केल ने एंटोनियो की आवाज सुनी जब वह अतिथि स्वागत कक्ष से बाहर जाने वाला था। बहुत बहुत धन्यवाद युवा मास्टर केल। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माफ करें। केल ने आश्चर्य से पलट कर देखा। बहुत सी चीजों के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते हुए एंटोनियो में स्फूर्ति का भाव झलक रहा था। एंटोनियो को अपनी उम्मीदों के विपरीत खुश देखकर केल को अजीब सा महसूस होने लगा। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या मुझे उसे उचित तरीके से धमकाना चाहिए था और इस प्रक्रिया में कुछ लेना चाहिए था? उन्होंने एक सच्चे रईस की तरह व्यवहार करने के लिए गहरे परिवार से किसी भी भौतिक वस्तु की मांग नहीं की थी। हालांकि उन्हें थोड़ी निराशा महसूस हुई, लेकिन कैले ने अतिथि स्वागत कक्ष से बाहर निकलने से पहले एंटोनियो की ओर एक मुस्कान जबरदस्ती खींची। उसने दिन के अपने कार्य लगभग पूरे कर लिए थे। हालांकि अभी भी एक काम बाकी था, लेकिन ये कल की बात थी। वह आधी रात के बाद ही ऐसा कर सकता था। सबसे बड़ा अतिथि शयन कक्ष। केल आरामदायक बिस्तर पर पीठ टिकाकर वीडियो संचार उपकरण की ओर देखने लगा। मैंने इसे जोड़ दिया। वाइंग। स्क्रीन चालू हुई और राउन उस कोने में उड़ गया जहां ऑन और होंग बैठे थे। तीनों बच्चों के सामने ढेर सारा खाना रखा था। केल ने देखा कि राउन चुपचाप कुछ मांस चबा रहा था और फिर उसने अपनी नज़र स्क्रीन की ओर घुमा ली। युवा मास्टर केल। वह स्वाभाविक रूप से युवराज अल्बरू से बात कर रहे थे। उसका आखिरी काम था क्राउन प्रिंस को रिपोर्ट करना। गड़बड़ी करने के बाद रिपोर्ट करना हमेशा जरूरी होता था। युवराज अल्बरू भौचक्के थे। केल को समझ में आ गया कि अल्बेरू को यह अपमानजनक लगेगा कि वह बिस्तर पर झुका हुआ है। अब तक जो लोग काम में व्यस्त रहे हैं, उन्हें बिस्तर पर आराम करते देखकर कौन नाराज नहीं होगा। केल, जिसने अपना पेट भोजन से भर लिया था, को अल्बेरू के लिए बुरा लगा। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले बोलना शुरू किया। महारानी। लेकिन अल्बेरू ने उसे बीच में ही रोक दिया। अल्बेरू ने बोलना शुरू किया और वह लगभग पीड़ा में था। आप वास्तव में राज्य के सितारे नहीं बल्कि राज्य की रोशनी है। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या? केल का चेहरा सख्त हो गया। अल्बरू को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि उसने काफी समय बाद पहली बार अपनी चिकनी चुपड़ी भाषा का प्रयोग किया था। आप जैसे प्रकाश के साथ हमारा रोवान साम्राज्य अंधेरे से भी नहीं डरता। आप सिर्फ एक सितारा नहीं हैं, बल्कि हमारे राज्य का सबसे चमकीला सितारा है। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? वह परेशान होने लगा, भले ही उसका पेट भरा हुआ था और वह आराम कर रहा था। महाराज, क्या मैं बैठ जाऊं? केल ने बिस्तर पर झुकना और बैठना बंद करने की कोशिश की। नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसके बारे में सुना है। अब अल्बेरू को कोई तकलीफ नहीं थी क्योंकि वह खिलखिलाकर मुस्कुराने लगा था। कोई यह भी सोच सकता है कि वह बाहर किसी खूबसूरत फूलों के खेत का आनंद ले रहा था या कुछ और। हालांकि अल्बरू को ऐसा लग रहा था जैसे वह फूलों के खेत से भी बेहतर किसी जगह पर है। गायरे क्षेत्र में मानव तस्करों को पकड़ने की कोशिश करते समय आपको खून की खांसी हुई और आप लगभग बेहोश हो गए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इसका एक हिस्सा सच है। उसे न तो खून की खांसी हुई और न ही वह बेहोश हुआ। आपने मानव तस्करों को पकड़ने के लिए अद्भुत करिश्मा का इस्तेमाल किया, चांदी की ढाल से उनकी इमारतों को नष्ट कर दिया और कैद नागरिकों को बचाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे ऐसा लगता है सचमुच यही हुआ था। हालांकि ये बात थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण लग रही थी। क्या आपने नशे में होने का नाटक किया और एक रेस्तरां की खिड़की से मानव तस्करों को देखा और फिर अपने साथ सिर्फ एक शूरवीर को लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका सामना किया? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप कृपया रुक सकते हैं? केल ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी जबकि अल्बेरू मुस्कुराने लगा। अल्बेरू को अच्छा लग रहा था, हालांकि उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। इससे केल को एहसास हुआ कि अल्बरू के साथ आज की घटना के बारे में विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है कि आपने इसके बारे में पहले ही सुन लिया है, महाराज। वह जानता था कि राजघराने का एक मुखबिर गिरे क्षेत्र में होगा। आखिरकार युवराज एक बहुत ही सावधान व्यक्ति थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी जानकारी इतनी जल्दी मिल जाएगी। हाँ, मेरे मुखबिर ने मुझे इलाके में फैल रही अफवाहों के बारे में बताया था।
अल्बेरो ने जिस अतिरंजित संस्करण की चर्चा की थी, वही बात पूरे गैरिक क्षेत्र में तेजी से फैल रही थी। ड्यूक एस्टेट के पास अफवाहों को फैलने से रोकने का कोई तरीका नहीं था। अफवाहें सुनने के बाद अल्बेरो एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे। एक अच्छा पागल कमीना। अल्बेरो को यह देखकर अच्छा नहीं लगा कि किल उसकी बातों पर मुस्कुरा रहा है। उन्हें जो अन्य जानकारी मिली थी, उसके अनुसार उन्हें खांसी में ज्यादा खून नहीं आया था, बल्कि थोड़ा सा खून निकला था। शायद इसीलिए वह आराम करने के लिए लेट गया था। तब वह आराम कर सकता था और सुबह उसे रिपोर्ट दे सकता था, लेकिन वह बेकार में उचित व्यवहार कर रहा था और रिपोर्ट देने के लिए आधी रात तक इंतजार कर रहा था। यही कारण था कि अल्बेरो को केल के साथ काम करना सबसे आसान लगा, भले ही वह उसे पसंद न करता हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि केल भी उसके जैसा ही था। आपको क्या रिपोर्ट करना है? वह किसी ठीक हो रहे व्यक्ति को बंधक बनाने वाला क्रूर व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा ये कमीना वह व्यक्ति था जो जल्द ही उसकी जगह कैरो किंगडम के नीलामी घर में जाने वाला था। ये सिर्फ एक छोटी सी रिपोर्ट है। मैं आपको जल्द ही दस्तावेज भेज दूंगा, लेकिन कृषि परिवार के साथ व्यापार करने वाला व्यापारी संघ साम्राज्य से है, और कृषि परिवार ने अतीत में एक बच्चे का अपहरण करने के लिए एक हत्यारे संघ को काम पर रखने के भी सबूत हैं। अल्बेरो को अचानक सिरदर्द होने लगा। यह एक संक्षिप्त रिपोर्ट है। हाँ महाराज, गायरे परिवार जल्द ही आपसे संपर्क करेगा। मैंने उन पर चेन लगा दी है ताकि आप उन्हें अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर सकें। योजक चिन्ह ... मुझे अचानक थकान महसूस हो रही है। केल देख सकता था कि अल्बेरो अपनी बातों के विपरीत ऊर्जा से भरपूर था। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि क्राउन प्रिंस तब सबसे ज्यादा खुश होता है जब वह लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मैं जंजीरों को कसकर पकड़ूंगा। हाँ महाराज, मुझे यकीन है कि हमारे राज्य का बुद्धिमान सितारा आने वाले किसी भी मुद्दे को ठीक से संभालने में सक्षम होगा। अपनी बात खत्म करने के बाद केल को अजीब लगा। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि उसे ऐसा क्यों लग रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अल्बेरो ने अपनी रिपोर्ट खत्म होने के बाद भी फोन नहीं रखा और उसकी चापलूसी करने लगा। केल ने ये सोचकर अकड़न दिखाई कि क्या अल्बेरो के पास कहने के लिए कुछ और है। क्या वह मुझे काम पर रखेगा? गायरे क्षेत्र का मुद्दा युवराज के समक्ष रखने से उन्हें जो संतुष्टि मिली थी, वह धीरे धीरे गायब हो गई। उसी समय उसने अल्बेरो की आवाज सुनी। अच्छे से सो, क्लिक करें। अल्बेरो ने फोन रख दिया। फोन रखते समय युवराज के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उन्हें कुछ ऐसा खाने के लिए मजबूर किया जा रहा हो जो उन्हें पसंद नहीं है। कुछ गड़बड़ लग रही है। केल ने वीडियो संचार उपकरण को तुरंत दूर धकेल दिया। फिर लेटने से पहले उसने राउन से एक अनुरोध किया। राउन, क्या बात है मानव? जैसा कि राजकुमार ने कहा है, अच्छी नींद लो। मैं करूंगा। कुछ समय के लिए क्राउन प्रिंस के कॉल को नजरअंदाज करो। ठीक है। केल ने राउन के अगले पंजों को देखा जो कंबल को उसकी गर्दन तक खींच रहे थे। फिर उसने कुछ देर के लिए युवराज की कोई भी कॉल न उठाने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर अपना संकल्प दृढ़ किया। इस साल के भीतर नहीं, अगले साल के अंत तक चलो उत्तर और साम्राज्य से निपट लेते हैं ताकि मैं विला में आराम कर सकूं। केल को सोते समय एक साधारण सी इच्छा हुई। 9 साल की उम्र के बच्चे उसे अकेला छोड़कर चुपचाप एक तरफ बैठकर बातें करने लगे। पिछली बार जब हम कैरो किंगडम गए थे तब हमें केवल रेगिस्तान देखने को मिला था। इस बार हम ये सब देख पाएंगे। मुझे यात्रा करना बहुत पसंद है। अपने छोटे भाई बहनों की बातें सुनते हुए उन्होंने चुपचाप केक का एक टुकड़ा खाया। राउन और होंग अपनी अगली मंजिल के बारे में अपनी खुशी छिपा नहीं सके। हमारा घर अच्छा है, लेकिन यात्रा करना भी अच्छा है। मैं सहमत हूँ। इस तरह साथ साथ यात्रा करना मजेदार है। हाँ, मैं भी पूर्वी महाद्वीप के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। चलो हर जगह यात्रा करते हैं। हम महान और शक्तिशाली हैं, इसलिए हम ये कर सकते हैं। वे ऐसी बातें कह रहे थे जिससे कईल सदमे में बेहोश हो जाए। ऑन ने सो रही कईल की ओर देखा और फिर अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने अपना मुंह बंद रखा क्योंकि वह चाहती थी कि उसके छोटे भाई बहनों की इच्छाएं पूरी हों। होंग और राउन विश्व भ्रमण की अपनी योजनाओं पर चर्चा करने लगे, जबकि ऑन चुपचाप वहीं बैठा रहा। उस रात केल को एक बुरा सपना आया। युवा मास्टर निम, आप बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। मुझे एक बुरा सपना आया। उस भयानक दुर्स्वप्न को याद करके केल कांप उठा। उसका सपना था कि वह कई बोझिल लोगों के साथ दुनिया भर की यात्रा करे। दिल की ताकत मानसिक क्षति को ठीक नहीं कर सकती थी, इसलिए केल लंबे समय में पहली बार पीला दिखाई दिया। युवा मास्टर निम, जो व्यक्ति कैले से मिलने आया था, उसने पीले रंग के कैले की ओर देखते हुए सावधानी से बोलना शुरू किया। पेरून साम्राज्य की राजधानी एक दुर्स्वप्न थी।
ये फ्लिन मर्चेंट गिल्ड का बिल्लोस था। उसने देखा कि केल ने उसकी टिप्पणी पर एक पल के लिए मुस्कुराया और फिर अपने सामान्य भावहीन भाव में लौट आया। बागो शहर, पेरुन साम्राज्य की राजधानी, भगवान के आंसुओं की झील का स्थान। वह झील अभी भी जल रही थी और पेरुन साम्राज्य के नागरिक इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि यह भगवान का क्रोध या भगवान की इच्छा थी। हालांकि आग से किसी को चोट नहीं आई और न ही कोई नुकसान हुआ, लेकिन नागरिकों के मन में भय और अनिश्चितता बनी रही। बिल्लोस को आधा यकीन था कि आग के लिए केल का समूह जिम्मेदार था। आग अभी भी नहीं बुझी। केल के जवाब से वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया। युवा मास्टर कैले हेनिट्यूज ने फिर कुछ बड़ा किया। युवा मास्टर निम, आपने क्या किया? तुम क्यों पूछ रहे हो? बिल्लोस को केल के लापरवाह व्यवहार से निराशा होने लगी। उत्तर, एक गड़बड़ है, एक गड़बड़। ये पूरी तरह से गड़बड़ है। अच्छा, हो मेरे अच्छे भगवान। बिल्लोस ने पहली बार केल के सामने आह भरी। केल ने उसे अनदेखा किया और गाड़ी पर चढ़ गया। बिल्लोस, चलो अभी कैरो किंगडम की ओर चले। उसे नीलामी में किसी वस्तु के बजाय किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए नीलामी घर में जाना पड़ा। इस प्रक्रिया में उसे कुछ धन भी चाहिए था।